जी हाँ, तो चलिए तैयार हो जाइए एक एक्शन पैक सेशन के लिए, हर 15 मिनट में एक नए ट्रेड के लिए। और आपको बता देते हैं हमारे मेहमान कौन से, जो टेक्निकल मेहमान हैं उनसे पहले आपको रूबरू करा देते हैं। जेएम फाइनेंशियल सर्विसेज के राहुल शर्मा हमें देंगे ट्रेड एट 215। तो सबसे पहला ट्रेड उनका पेश होगा और उससे पहले उनका व्यू भी आपके सामने हम रखेंगे, बाजार को वो किस तरह से देख रहे हैं। राजेश पालविया एक्सिस सिक्योरिटीज के ट्रेड एट 230 आपके सामने पेश करेंगे और कोटक सिक्योरिटीज के श्रीकांत चौहान ट्रेड एट 245 आपके सामने पेश करेंगे। और ये दिग्गज ब्रोकरेज हाउसेज हैं, ध्यान रखिए। और उसके बाद जो दिग्गज और शानदार एक्सपर्ट्स हैं वो आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस आखिरी सौदा में। साथ ही फंडामेंटल मेहमान सुदीप बंदोपाध्याय साहब आज हमारे साथ होंगे, उनसे जानेंगे कई चीजों के मायने। आशीष हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो आपको बताएंगे कल के इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स। और 2:45 पर हमारे साथ आज मदरसन सुमी के चेयरमैन विवेक चांद सहगल साहब भी जुड़ने वाले हैं, जानेंगे आउटलुक उनका क्या है आगे के लिए। कंपनी के ऊपर बात होगी उनकी नतीजों के बाद। और डीलिंग रूम चेक भी लेंगे 2:50 के आसपास यतिन से। यतिन ने देखिए कल आपको बताया था आईसीआईसीआई बैंक का QIP आज ही खुल सकता है, इस हफ्ते खुल सकता है, ये खबर आ रही थी और देखिए कल देर शाम फिर वो खुल गया। यतिन से जानेंगे आज डीलिंग रूम में क्या बज हो रहा है। और 3 बजे हम आपको बताएंगे भसीन जी के शानदार BTST आइडियाज, उनके भरोसेमंद शेयर। और उसके बाद बाकी सारे एक्सपर्ट्स भी आपको एक बढ़िया BTST आइडिया देंगे। कल का खिलाड़ी आज 3:20 पर नीरज हमारे साथ जुड़ेंगे और एक शानदार आइडिया बताने वाले हैं। लेकिन सेटअप वीरू मार्केट का बहुत ही मजबूत नजर आ रहा है। बुल्स ने अपनी पकड़ बनाई हुई है और बहुत ही शानदार पकड़ है उनकी। बिल्कुल। और हेमंत, जब मैं यहाँ पे आया उससे पहले जो मैं स्टैट्स देख रहा था, एक चीज से बड़ा कॉन्फिडेंस आ रहा है हेमंत, और वो है जो सुबह आप कहते हैं ना कि हायर लोज पुट राइटर्स ऊपर की तरफ खिसकते हुए। आज याद रखिए सबसे बड़ी चीज थी कि 11,200 से लेके 11,300, यानी इस लेवल से ठीक अगर आप देखें 50 पॉइंट नीचे गजब की पुट राइटिंग हुई है। अगर आप देखें सिर्फ 11,300 पे 13 लाख पुट बिकी है। तो हेमंत एक बहुत स्ट्रॉन्ग बेस, याद रखिए 11,200, 11,250 और इवन अब 11,280 के जोन में आ चुका है। एक बात और अच्छी है कि 11,500 तक अब कोई कॉल राइटिंग नहीं है, कोई कॉल राइटिंग नहीं है। तो निफ्टी स्ट्रांग है, स्टैट्स स्ट्रांग है, लॉन्ग होल्ड कीजिए और कैरी भी कीजिए, कंसिडरिंग कि डाउ फ्यूचर्स काफी स्ट्रांग है इस वक्त यूएस मार्केट के कल का बिहेवियर। और निफ्टी बैंक में हेमंत अच्छी बात यह है, भले ही ये इस वक्त थोड़ा फंस रहा हो, मॉर्निंग का हाई एग्जैक्टली वही लेवल था जो हमने सुबह डिस्कस किया था, 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। लेकिन 21,500, 21,800 पे काफी जोरदार पुट राइटिंग, 22,000 पे काफी स्ट्रांग पुट राइटिंग, इंस्टीट्यूशनल पुट राइटिंग आज काफी अच्छी खासी हुई है। इट्स अ मैटर ऑफ टाइम, आई थिंक 22,255, 22,250 इस क्लस्टर को निकालते साथ आई थिंक बैंक निफ्टी में स्ट्रांग मूव होगा और मैं इसकी लॉन्ग्स को कैरी करके जाना चाहूंगा। हेमंत, आप कैसे अप्रोच करेंगे? ये बाप कभी कभी जब आप गाड़ी में सवार होते हैं और जा रहे होते हैं तो बस थोड़ी देर के लिए रुक जाती है। वो रुकने का समय इसलिए दिया जाता है कि आप लंच वंच कर लीजिए या डिनर विनर कर लीजिए, फिर से बस पर सवार हो जाइए। उतरने वाला समय नहीं होता है वो, और वो यू टर्न नहीं लगाती है, वो बस जहाँ जानी है वहीं जाती है। बाजार वैसा ही है इस समय पर, तो ये आगे की तरफ बढ़ेगा, आपको घबराना नहीं है। 11,500 की तैयारी हम आपको करा रहे हैं और जुलाई की सीरीज के अंत से हमने कहा कि तेजी होगी। 11,500 आपको दिखेगा बाजार में, बिल्कुल मत घबराइए। और अच्छी बात यह है कि नए नए पिलर्स बाजार का सहारा दे रहे हैं। देखिए कल तक हम लोग कह रहे थे बैंकिंग स्टॉक्स के ऊपर नजर रखिएगा, अब यहां से बैंकिंग स्टॉक्स आउट परफॉर्म कर सकते हैं। ये 22,000 के ऊपर देखिए आज बैंक निफ्टी जाकर बंद हो जाएगा, ये बात पक्की है, तो घबराने की यहां बात नहीं है। और इसके बाद एक और ऊपर के लेवल्स हमारे एक्सपर्ट बताएंगे कौन से हैं। अच्छी बात यह है कि देखिए अब जो सुबह भी मैं कह रहा था, बाजार हायर लोज लगा रहा है, यानी पिछले दिन का लो जो होता है उसके ऊपर ही जाकर देखिए अगर करेक्शन आती भी है, छोटी मोटी डिप आती भी है तो उसके ऊपर आती है। और धीरे धीरे करके ये पिछले 8 दिन का आंकड़ा है जो मैं सुबह सुबह समझा रहा था। मैं ये भी कह रहा था आपसे कि अब आपको RIL के ऊपर भी नजर रखनी चाहिए। अच्छी बात यह है कि RIL ने अच्छी खासी कंसोलिडेशन कर लिया है। अच्छी बात यह है कि बैंक निफ्टी से अभी यहां पर और ऊर्जा मिलनी बाकी है। और ये जो लोग डरे हुए थे QIPs को लेकर, ये डरना बेकार था। तो देखिए बाजार में जो डर गया वो
मर गया वाला हिसाब है। वीरू आप याद करिए जब मार्च के लोज आए थे तब हम ही कहते थे H2B2 खरीद लीजिए, और तब कितनी खिल्ली भी उड़ती थी, लोग ट्रोल भी करते थे, लेकिन हम अपनी बात पर कायम थे। और देखिए वही लोग जो आज हमारे साथ जुड़े हुए थे पैसा बना रहे हैं। तो 11,500 जरूर होगा, 150 पॉइंट हम वहां से दूर हैं। ये काउंटडाउन देखिए आपके सामने आ गया है, और इसको हमने इसीलिए शुरुआत में दिया था आजादी की सीरीज। तो मंदी से देखिए आजादी मिलेगी, ये बात पक्की है। भारतीय बाजारों में आपको तेजी और तेजी के सिवा दूसरा कुछ नहीं सोचना चाहिए, और अब फोकस होना चाहिए RIL पर, और ये वो स्टॉक है जिसने सेकंड हाफ में देखिए अब मूव दिखाना शुरू किया है। तो कल है वीरू बुधवार, और हम इससे पहले सुबह बताएं सबको कि बुधवार एक बढ़िया सेशन रहता है, तो आज ही बता देते हैं, इस समय ही बता देते हैं। तो ध्यान रखिए मंदी मत करके जाइएगा। जनरली हमने देखा है वेडनेसडेज जो होते हैं, जो थर्सडे से पहले एक दिन आता है, वीकली एक्सपायरी वाला वेडनेसडे, ये काम का होता है, ये बुल्स के फेवर में ही ज्यादातर जाता है। एडवांस डिक्लाइन रेशियो देखिए कॉन्फिडेंस देता है, और ये आज से नहीं है, जिस दिन गिरावट भी हो रही थी उस दिन भी एडवांस डिक्लाइन रेशियो पॉजिटिव था, और इसी को मैं देखकर कह रहा था आपको घबराना नहीं चाहिए। आज भी व्यू यही है, डिप में खरीदारी करिए और कुछ मत सोचिए। चलिए एक्सपर्ट्स को जोड़ लेते हैं, उनसे पूछ लेते हैं उनका व्यू क्या है और कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट हैं, कौन से स्टॉक्स वो इस समय चूज कर रहे हैं आपके लिए। राहुल शर्मा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं जीएम फाइनेंशियल सर्विसेज के। शर्मा जी स्पेशल ट्रेड तो वो आपको देंगे ठीक 2:15 पर, जैसे ही देखिए 7 मिनट 7.5 मिनट का रिवर्स काउंटडाउन आपकी स्क्रीन पर नजर आ रहा है। लेकिन उससे पहले शर्मा जी का व्यू जानते हैं। शर्मा जी स्वागत है, गुड आफ्टरनून। बताइए आपका व्यू इस समय बाजार पर, और मुझे याद है आप भी लगातार कह रहे थे बाजार में यहां पर मंदी नहीं करनी चाहिए। शुक्रिया हेमंत जी, नमस्कार सभी दर्शकों को और पूरे CNBC के पैनल को। देखिए सबसे पहला स्टेप होता है कि कोई चीज पॉसिबल है उसे इस्टेब्लिश करना, प्रोबेबिलिटी अपने आप बनते जाती है। तो आई थिंक मैं CNBC आवाज को पूरा क्रेडिट देना चाहूंगा। पहले हमने नारा लगाया था अब की बार 11,000 के पार, और अब नारा जो 11,500 वाला है वो भी पूरा होता हुआ दिख रहा है। तो मेरे हिसाब से मार्केट लास्ट 12 घंटों में एक तरह से बुल्स के पकड़ में आ गया। 12 घंटे सेशन के कह रहा हूं मैं, लास्ट 12 आवर एक तरह से रेट क्रॉस किया फ्राइडे के सेशन में। कल और आज के सेशन में एक तरह से काफी अच्छा मूव देखने मिला है। सबसे बड़ी बात यह है कि रिलायंस ओके, आई थिंक आपका जो ऑडियो है राहुल, थोड़ा सा उस पर दिक्कत है। आपको एक बार फिर से हम रीपैच करते हैं, उसके बाद बात करेंगे आपसे। आपका व्यू इंटरेस्टिंग है, इंपॉर्टेंट है, और आपकी जो 2-3 लाइनें होती हैं वो काफी महत्वपूर्ण होती हैं। लेकिन सुदीप बंदोपाध्याय भी हमारे साथ जुड़े हैं। सुदीप सर, गुड आफ्टरनून कार्यक्रम में स्वागत है सर। आज रिलायंस फिर स्ट्रांगली कंट्रीब्यूट करता हुआ, और निफ्टी बैंक इस रेंज के हाईज पे आ चुके हैं। हमें इस क्वार्टरली नंबर्स में अर्निंग्स ने हमेशा चौंकाया है, और स्पेशली जिस प्रकार के नंबर्स फार्मा ने पोस्ट किए। अभी इस बाजार को कैसे देखते हैं आप रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के पर्सपेक्टिव से, और आपकी थीम अगले कुछ सेशंस के लिए सुदीप जी क्या रहेंगी? फार्मा, IT और या फिर बैंक से फोकस करेंगे? आप क्या पकड़ के चल रहे हैं इस वक्त ट्रेडिंग पोर्टफोलियो में? देखिए, जो रिस्क ऑन मूड ग्लोबल इन्वेस्टर का है उसका रिफ्लेक्शन ग्लोबल मार्केट्स में दिख रहा है, और इंडिया में भी वो दिख रहा है। और हम लोगों को लगता है कि लिक्विडिटी जिस तरह से क्रिएट हो रहा है, इंक्रीमेंटल लिक्विडिटी, उसके चलते मार्केट में मूड पॉजिटिव रहेगा, बायस क्लियरली पॉजिटिव रहेगा। नाउ रही बात आपको कहां पे फायदा उठाना है, तो जैसे हम पिछले कुछ हफ्तों से कह रहे हैं, आपको स्टॉक स्पेसिफिक रहना पड़ेगा। FMCG सेक्टर में अच्छे स्टॉक्स मिलेंगे आपको, IT में भी अच्छे स्टॉक्स हैं, और मेटल्स में भी अपॉर्चुनिटीज दिख रहे हैं। बैंकिंग स्पेस में भी कहीं कहीं पॉकेट्स में अपॉर्चुनिटी लग रहा है। तो आपको एक अच्छा पोर्टफोलियो बनाना है, बट सेक्टर में जरूर ध्यान देना है, बट सेक्टर के अंदर भी आपको सही स्टॉक चुनने पड़ेंगे। 2 कारण है, एक तो कुछ अच्छे सेक्टर्स में भी स्टॉक्स ऐसे हैं जो कि अच्छे स्टॉक्स हैं पर वैल्यूएशन के लिहाज से थोड़ा फुल्ली प्राइस लग रहे हैं, तो वहां पे थोड़ा सतर्क रहना पड़ेगा क्योंकि मार्जिन ऑफ एरर बहुत कम हो जाता है। और दूसरी बात यह है कि कंपनीज का जो आने वाले दिनों का परफॉर्मेंस होने की उम्मीद है, आज जैसे लग रहा है
उस पर ध्यान देना पड़ेगा बिफोर यू सिलेक्ट द स्टॉक। तो एफएमसीजी क्षेत्र में जहां पे वैल्यूएशन अभी भी ठीक ठाक लग रहा है, मैं एक शेयर का जिक्र करना चाहूंगा, क्वार्टरली परफॉर्मेंस अच्छा आया था, और इमामी का मैं बात कर रहा हूं। आई थिंक यहाँ पे जरूर निवेशक को ध्यान देना चाहिए। सीमेंट प्लांट डूब जाने के बाद प्रोमोटर प्लेज कम हो रहा है, ऑपरेशनल एफिशिएंसी बढ़ा है, रूरल मार्केट में और हेल्थ रिलेटेड प्रोडक्ट का जो डिस्ट्रीब्यूशन है 50 से 55% इनका यहाँ पे है, और वैल्यूएशन के लिहाज से अभी भी अट्रैक्टिव है कंपेयर टू पियर्स। तो यहाँ पे जरूर खरीदारी की जा सकती है। सीमेंट में मैं जो नॉर्थ सेंट्रल और ईस्टर्न इंडिया के जहाँ पे जिनके कैपेसिटीज है, जैसे बिल्डाकॉन, नतीजे ऐसा कुछ खास नहीं आया, पर यहाँ पे ध्यान देना पड़ेगा कि पोस्ट मॉनसून जब रिकवरी आने का उम्मीद है तब दे विल बी वेरी वेल पोजीशन। तो ये अपॉर्चुनिटी है यहाँ पे एक्यूमुलेट करने का। आईटी क्षेत्र में मैं कहना चाहूंगा जो मिड कैप आईटी क्षेत्र में जैसे एम्फेसिस जैसे कंपनी, वहां पे ध्यान दिया जा सकता है, और लार्ज कैप में एचसीएल टेक में ध्यान देने के लिए मैं कहूंगा। अब तो देखिए इन स्टॉक्स के ऊपर रखिए नजर। सुदीप जी का इंटरेस्टिंग व्यू आपके सामने, और मिड कैप्स के ऊपर फोकस। पालविया साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे टेक्निकल एक्सपर्ट, और मुझे याद है पिछले हफ्ते भी जब छोटी सी डिब्बी आई थी बाजार में, तब भी देखिए वो यही कह रहे थे, घबराइए मत, तेजी होगी और सिर्फ तेजी होगी। पालविया साहब बताइए आज के लिए व्यू, बचे हुए हफ्ते के लिए व्यू आपका क्या है, मार्केट को कैसे रीड कर रहे हैं आप? गुड आफ्टरनून हेमंत जी, गुड आफ्टरनून वीरेंद्र जी। बिल्कुल देखिए हेमंत जी, तेजी का ही मूड है और मार्केट में तेजी रहेगी, क्योंकि मार्केट ने दिखा दिया जो डिप थी बिल्कुल वो एक अपॉर्चुनिटी थी, और वो जो डिप मिली बिल्कुल हाथों हाथ ट्रेडर्स इन्वेस्टर ने उस डिप को बाय किया, और मार्केट ने वापस अपनी जो मोमेंटम था उसको कंटिन्यू रखा। और अब तो हम 11,250 के ऊपर भी क्रॉस कर चुके हैं, उसके ऊपर सस्टेन कर रहे हैं। तो ये तो एक और नया लेवल है जो कि एक और कंफर्ट जोन दे रहा है बाइंग साइड के लिए। तो मुझे लगता है बिल्कुल हम 11,500 जो आपने नारा लगाया वो पूरा होते हुए दिखेंगे। और देखिए ये त्योहारों का महीना है और बिल्कुल खुशी का माहौल मार्केट में देखने को मिलेगा, और कंटिन्यूटी रहेगी इसी तरीके की तेजी की। मुझे लगता है बिल्कुल मार्केट ग्रीन जोन में रहेगा। 11,450 11,550 हमारे अभी इमीडिएट लक्ष्य है यहाँ से निफ्टी के। 11,200 का स्टॉप लॉस रख के बिल्कुल बाइंग पोजीशन को होल्ड रखना चाहिए। बैंक निफ्टी में जो एक इमीडिएट इंपॉर्टेंट लेवल जो मुझे लगता है देखने को वो 22,400 का है। जैसे ये लेवल एक बार क्रॉस होगा तो आप देखिएगा कि बहुत अच्छी शॉर्ट कवरिंग एक्शन बैंकिंग स्टॉक्स में देखने को मिलेगी, और बैंक निफ्टी में एक अच्छा बड़ा मूव यहां से देखने को मिल पाएगा। तो इमीडिएट टारगेट 22,400 के आसपास के हैं बैंक निफ्टी के। करंट लेवल से 21,800 के आसपास स्टॉप लॉस रखे। 22,400 क्रिटिकल लेवल है जो कि हायर साइड पे अभी है बैंक निफ्टी के लिए। वो क्रॉस होते से 23,000 तक के टारगेट बैंक निफ्टी में भी आना चाहिए, क्योंकि काफी अच्छा एक्यूमुलेशन बैंकिंग स्टॉक्स में हमने देखा है पिछले दिनों में। स्टॉक्स ऑन ए वर्ज ऑफ ब्रेकआउट है और वो कोइंसाइड कर रहा है बैंक निफ्टी के साथ। तो मोस्ट ऑफ द प्राइवेट बैंक्स तो अभी से बाइंग एक्शन दिखा रहे हैं। पिछले 2 दिनों में काफी अच्छा एक्यूमुलेशन देखने को मिला है। तो हमें लगता है बिल्कुल बैंक निफ्टी एक यहां से निफ्टी को सपोर्ट देगी, और जो निफ्टी में एक अपवर्ड रैली एक्सपेक्ट कर रहे हैं उसमें मुझे लगता है बैंक निफ्टी का पार्टिसिपेशन अहम रहेगा, और बैंक निफ्टी इस निफ्टी को 11,550 तरफ लेके जाने में साथ देगी। ओके अच्छा, अब राहुल के साथ हमारा संपर्क दोबारा जुड़ चुका है। राहुल की कमेंट्री हम ठीक से सुन नहीं पाए थे, राहुल माफी चाहेंगे। और अब आपका ट्रेड एट 215 का वक्त भी हो गया। कल से हेमंत ने एक प्रथा चलाई थी कि थोड़ा दिखाओ, थोड़ा छुपाओ और फिर बाद में बताओ, है थोड़ा सा हम ना आपका सेक्टर पूछना चाह रहे थे, फिर हल्की सी स्टॉक की क्लू लेते थे, है ना, तो टीज करते थे। अच्छा अब वक्त हो चुका है, तो अपना पहले स्टॉक बताइए ट्रेड एट 215, फिर कल से आपके साथ दोबारा प्रथा शुरू करेंगे। अभी भी 1 मिनट है। बिल्कुल। आई थिंक संक्षेप में मैं निफ्टी का व्यू दे देता हूँ। निफ्टी 11,350 के ऊपर सस्टेन कर रहा है। 3-4 सेशन के बाद में एक तरह से ऑप्शन राइटर्स मार्केट में वापस आ गए। सबसे बड़ी बात यह है कि रिलायंस जो अब तक मार्केट को संभाले हुआ था कंसोलिडेट कर रहा है। तो रिलायंस जब तेजी चालू करेगा तो निफ्टी में 100-200 पॉइंट तो ऐसे ही ऐड हो सकता है। तो निफ्टी का जो रुझान है वो पॉजिटिव है, 11,500 आता हुआ दिख रहा है कुछ सेशंस में। अभी लॉन्ग ट्रेडर्स के लिए 11,200 का स्टॉप लॉस रहना चाहिए लॉन्ग पोजीशंस के लिए, और तेजी के पोजीशन बनाए रख सकते हैं। आज का
ट्रेड एट 215 है SBI कार्ड्स। SBI कार्ड्स में आज के सेशन में बहुत ही इंटरेस्टिंग बात हुई है कि वॉल्यूम्स इसके 15 दिनों के हाई पर है। इसका जो सेटअप है एक तरह से हायर लोज हायर हाइस का सेटअप है। स्टॉक में जो ट्रेंड है वो काफी स्ट्रांग है और आज का वॉल्यूम्स एक्शन देख के, और पॉसिबिलिटी ये भी है आज जब एंड ऑफ द डे डेटा क्रिएट होगा तो डिलीवरी क्वांटिटी भी काफी अच्छी होगी, तो एक तरह से हम इस स्टॉक को आज ब्रेकआउट के दिन पकड़ रहे हैं। तो SBI कार्ड्स बाय करके चल सकते हैं 850 के टारगेट के लिए। 750 का स्टॉप लॉस रहेगा और मुझे लगता है कि आने वाले सेशंस में इसमें अच्छी अपसाइड देखने मिल सकती है। आपका टारगेट क्या है सर? ये एक बार मेरे को दोबारा से याद लिखवाइए। टारगेट है आपका 850 का। और एक बार डॉक्टर साहब SBI कार्ड्स का 52 वीक हाई लो दिखाइए। देखिए 52 वीक हाई मैं बोलने के लिए बोल रहा हूं, लेकिन ये हाल ही में लिस्ट हुआ था और मुझे याद है लिस्ट होने के बाद ये जो पेंडेमिक है कोविड वाला वो आ गया और क्या गजब का रिस्पांस मिला था इसके IPO को। सब लोग पूछ रहे थे अब हम क्या करें, अब हम क्या करें, लेकिन हम लोग यही कहते थे अच्छी कंपनी है, पेडिग्री इतनी बढ़िया है, होल्ड करके रखिए, आपका पैसा बनेगा। और उसके बाद देखिए क्या गजब की रैली इस स्टॉक ने दिखाई। डॉक्टर साहब एक बार 6 महीने का चार्ट दिखाइए तो जो मैं बोल रहा हूं वो लोगों को समझ में आ जाएगा। और ये वो स्टॉक है जो आपके पोर्टफोलियो वाला शेयर भी आपको जरूर होना चाहिए। और ये देखिए ये 6 महीने का चार्ट है, ये फिसला नीचे, उसके बाद इसमें देखिए क्या रिकवरी देखने को मिली है। तो ये जो लो है जो आप नीचे पहला वाला कट देख रहे हैं, ये मार्च के अंत का लो है जब हमने देखा था शेयर बाजार में गिरावट देखने को मिलती। फिर अप्रैल में से थोड़ा सा कंसोलिडेट किया, देखिए छोटा सा जो आपको हिल दिख रहा है, और उसके बाद ये रुका ही नहीं, वन साइड मूव करता हुआ ये शेयर दिखा। तो बहुत ही फैंटास्टिक स्टॉक आपने पकड़ा है। आई एम श्योर सुदीप बंदोपाध्याय साहब भी इसे ट्रैक करते हैं। सुदीप सर आपकी SBI कार्ड्स पर राय बताइए, फंडामेंटली कैसा लगता है ये स्टॉक आपको? जी बहुत ही अच्छा लगता है और हम हमेशा से इस स्टॉक पे पॉजिटिव थे, अभी भी पॉजिटिव व्यू इस पे मेंटेन कर रहे हैं हेमंत। देखिए सबसे बड़ी बात है कि इतना बड़ा कस्टमर बेस और अभी भी इतना अपॉर्चुनिटी कस्टमर बेस एक्सपैंड करने का इस कंपनी के पास है कि यहाँ पे जो आज वॉल्यूम देख रहे हैं, ट्रांजैक्शन वॉल्यूम देख रहे हैं, जो आप बिजनेस वॉल्यूम ओवरऑल देख रहे हैं, वो कई गुना हो सकता है इस लेवल से। और जैसे हम लोग देख रहे हैं कि विद कोविड-19 डिजिटल पेमेंट और नॉन कैश पेमेंट पे एक फोकस वापस आ रहा है और मोमेंटम गैदर कर रहा है, इसका बहुत बड़ा फायदा SBI कार्ड्स को मिलेगा। नाउ रही बात एसेट क्वालिटी की, जिसको लेके शंका किसी क्वार्टर में स्पष्ट किया जा रहा है, वहां पे मैं ये कहना चाहूंगा कि ये जो डेट है इनके कार्ड्स में वो छोटे डेट्स हैं और पर्सनल डेट्स हैं ज्यादातर, और वहां पे अगर कोई डिफॉल्ट करे तो उसका क्रेडिट रेटिंग खराब होता है, उसको आने वाले दिनों में बहुत दिक्कतें होती है। तो हम लोगों को नहीं लगता है कि बहुत बड़ा समस्या ये जो डेट का प्रॉब्लम है वो खड़ा होगा आगे चल के, और ये कुछ हद तक ओवरप्लेड है जो NPA एसेट क्वालिटी का इश्यू SBI कार्ड्स में थोड़ा ओवरप्लेड है। तो यहाँ पे निवेशक जरूर खरीदारी कार्ड से कर सकते हैं 1 साल का नजरिया से। ख्याल में कुछ 625 के आसपास इसका IPO का प्राइस था। जिन्होंने होल्ड किया, अच्छी कंपनी, ये एक लर्निंग भी है सुदीप सर कि अच्छा स्टॉक, अच्छा बिजनेस मॉडल अगर आपके पास है तो आपको चाहे ये पेंडेमिक वाली सिचुएशन ही क्यों ना हो, आपको होल्ड करके रखना चाहिए। और इस पेंडेमिक में भी हम लोगों ने अमेजोन से और कहां से, वीरू ने भी खूब देखिए ऑर्डर किए हैं। वीरू तो इस समय मेरे ख्याल में खाना पीना भी बाहर से जरूर ऑर्डर करते होंगे, तो कार्ड से ही करते होंगे, आई एम श्योर वीरू, है ना? ऐसा है, क्योंकि होता ही है कि आप कैश हाथ में लेना देना चाहते नहीं है जब तक वैक्सीन आ नहीं जाए। तो ये वो थ्योरी थी जिसको हम लोग हमेशा बात करते थे आशीष, और क्या गजब की रैली देखने को मिली है। और मेरे ख्याल में 52 वीक हाई के आसपास है। आपका तो बहुत फेवरेट स्टॉक था, मुझे याद है आपने काफी रिसर्च की थी इस पे। वीरू की आप बात कर रहे हैं तो वीरू तो कार्ड भी ग्लव्स पहन के देते हैं। क्या बात कर रहे हैं? अरे शुरू में नहीं देखा था, ऑन एयर ग्लव्स पहन के बैठे थे पूरे टाइम चैनल पे। यस 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 यस। तो वीरू थोड़ा ज्यादा कंजर्वेटिव है और रहना भी चाहिए इस समय कंजर्वेटिव, क्योंकि देखिए माहौल ही थोड़ा सा ऐसा है। लेकिन बहुत बढ़िया राहुल जी, आपने मजा कर दिया, मतलब ऐसा स्टॉक बता दिया कि ये लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में भी देखिए सुदीप बंदोपाध्याय साहब ने भी देखिए अपनी हामी भर दी, और ये एक उल्टी गिनती आपके स्क्रीन पर इस समय चलेगी। और देखिए धीरे धीरे करके ये स्टॉक ऊपर की तरफ आपको बढ़ता हुआ नजर आएगा।
782 पर बताया गया था, 787 का भाव आपके सामने। और ये देखिए जो लाइन अब आपने देखी है, ये लकीर, ये अब इस स्टॉक में आपको देखने को मिल रही है, यानी यहां पर इसमें अब खरीदारी शुरू हो चुकी है। और जैसे ही 798 होगा अब, तो ये हो जाएगा एक नया इसका ऑल टाइम हाई। और देखिए ये स्टॉक, क्या शानदार स्टॉक आपने ब्रेकआउट पर पकड़ा है। चलिए आगे बढ़ता हूं, आशीष के पास चला जाए और एक बार उल्टी गिनती दिखाइए। आगे बारी है राजेश पालविया साहब की, ट्रेड एट 230 आएगा। राजेश जी कोई हिंट देना चाहेंगे? अभी है थोड़ा समय है, डॉक्टर साहब वो काउंटडाउन दिखाइए प्लीज। ये देखिए 9 करीब 10 मिनट का समय है। कोई हिंट देना चाहेंगे, कोई सेक्टर जो आपने पकड़ा है या कोई स्टॉक का हिंट, ताकि आजकल ये आशीष जी से सब लोग पूछते थे कि जैकपॉट का हिंट बताइए, तो उससे हमने सोचा कि भाई आप लोगों से ही पूछा जाए। तो हेमंत जी, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट बनाने वाली कंपनी से मेरा स्टॉक आइडिया रहेगा। इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट बनाने वाली कंपनी है, तो चलिए अब सब लोग गैस वर्क करेंगे थोड़ी देर में। ट्वीट वगैरह करके बताइएगा, अगर आप लोगों का ट्वीट सही होगा तो मैं तो जरूर पढ़ूंगा आप लोगों का ट्वीट। ये राजेश पालविया जी को पता है, और किसी को देखिए एक शेयर का नाम अभी पता नहीं है, हमारे यहाँ तो कम से कम किसी को नहीं पता है। आशीष बताइए कल कौन कौन से इवेंट्स है जिस पर नजर रखी जाए? तो कल हम वेडनेसडे पहुंच जाएंगे इस हफ्ते के मिड पॉइंट पे, और रिजल्ट्स के लिए आज से कई सारे इंपॉर्टेंट मिड कैप नंबर्स लाइंड अप हैं। ऑरबिंदो फार्मा, नैटको फार्मा, अशोक लेलैंड, भारत फोर्ज, टाटा पावर, एनसीसी, आरती इंडस्ट्रीज और बाकी के स्टॉक जो आप लोगों की स्क्रीन पर आएंगे, थर्मैक्स, कमिंस इंडिया, इन सब के नंबर्स कल लाइंड अप हैं। एजीएम्स हैं अल्ट्राटेक सीमेंट और हीरो मोटोकॉर्प की। सैटिन क्रेडिट केयर जो खबर आपकी स्क्रीन पर आई, कल इसके जो राइट्स इंटाइटलमेंट वाले शेयर्स हैं उनकी खरीद फरोख्त, उनकी ट्रेडिंग की शुरुआत होगी। बैंक ऑफ बड़ौदा 15 बिप्स का जो इन्होंने एमसीएलआर में कट करा था वो कल से इफेक्टिव होगा। इस बीच इंटरनेशनल में आपको यूरोपियन मार्केट्स में खासतौर पे वहां के आंकड़े देखने होंगे ग्रोथ रिलेटेड, तो ईयू का आईआईपी और यूके का आईआईपी और जीडीपी का आंकड़ा आना है। अच्छा, कल कृष्ण जी का बर्थडे सेलिब्रेट करना है, कृष्ण जन्माष्टमी है, तो कोविड के चलते जन्माष्टमी की धूमधाम तो कम रहेगी मंदिरों में। मुंबई में दही हांडी बड़ा फेमस था, बड़ा सबड्यूड रहेगा, पर इस प्लेटफॉर्म पे, इस चैनल पे धूम धड़ाके के साथ सेलिब्रेशन देखने को मिलनी है आपको। और एक और चीज जाते जाते, रशिया ने वो रजिस्टर करनी है वैक्सीन कल 12 अगस्त को, कोविड वाली, तो सबकी नजरें वहां पे रहने वाली हैं। बिल्कुल, ये जो अब इस बार तारीख पे तारीख ना है, यहाँ पे तो ज्यादा अच्छा है, 10 वाली तारीख यहाँ पे शायद रजिस्टर तो कर देंगे, डर लगेगा कि लगवानी है कि नहीं लगवानी। सही बात है, लेकिन लगानी तो पड़ेगी, ये बात तो पक्का है, हम सबको लगानी पड़ेगी। आपको भी टीके से, इंजेक्शन से डर लगता है क्या? नहीं, इंजेक्शन से डर, ऊपर से आपने फास्ट ट्रैक करके एक वैक्सीन डेवलप कर दी है, तो उसमें लगवाने में थोड़ा सा डर लग रहा है। ये वाली लाइन पे मैंने नहीं सोचा, मुझे तो लगा कि आएगी तो हम लोग सब लाइन लगा के लगवाएंगे। वीरू, अच्छा वैक्सीन आएगी तो आप थोड़ा शक शुबा करेंगे या लगवा लेंगे सीधे जाके? वैसे अभी तो रशिया में ही आ रही है। वीरू लगवा ले, एक बार पूरी टीम लगवा लगवाऊंगा मैं। क्या बोले आप? नहीं, पहले पूरी टीम लगवा लेगी हमारे, पूरी टीम, पूरी आवाज की टीम लगवा लेगी, उसके बाद मैं भी लगवाऊंगा। चलो मैं लगवाऊंगा सबसे पहले, वैक्सीन तो बहुत जरूरी है, इतने सारे ह्यूमन ट्रायल्स के बाद लग रही है तो। लेकिन ये एक इवेंट है जिसके ऊपर नजर होगी, और मेरे ख्याल में सुदीप सर इसके ऊपर दुनिया भर की नजरें हैं। ये रशिया वाली जो वैक्सीन आ रही है, डाउ फ्यूचर्स देखिए आज जबरदस्त प्रदर्शन दिखा रहा है। हम देख रहे हैं ग्लोबल मार्केट से क्या बढ़िया सहारा मिल रहा है, तो तेजी करके आप जाइए और अमेरिका के बाजार और ऊपर जाते हैं। और इलेक्शन से पहले ट्रंप साहब की पूरी कोशिश है कि S&P 500 को भी एक बार तो ऑल टाइम हाई लगवाई दें जैसे नैस्डैक गया है। ये ग्लोबल मार्केट्स पर आपका रिएक्शन चाहिए, और इस वैक्सीन पर भी टिप्पणी। जी अमन, मैं जैसे पहले भी जिक्र कर रहा था, ग्लोबल मार्केट बहुत अच्छा चल रहा है, ग्लोबल निवेशक का बिल्कुल रिस्क मूड है, लिक्विडिटी बहुत क्रिएट हो रहा है और भी क्रिएट होने की संभावना है। और आपने बिल्कुल सही फरमाया कि यूएस में 4 नवंबर का इलेक्शन है, और इलेक्शन तक जो इनकम्बेंट प्रेसिडेंट डेफिनेटली मोमेंटम मार्केट का, इकोनॉमी का मेंटेन करना और भी बढ़ाना भी चाहते हैं। तो इसके चलते एटलीस्ट एंड अक्टूबर बिगिनिंग नवंबर तक तो बहुत ज्यादा कोशिश रहेगा यूएस गवर्नमेंट और फेड के तरफ से, ताकि लिक्विडिटी बरकरार रहे और मार्केट और इकोनॉमी अच्छा चले।
तो इसका बेनिफिट ग्लोबल चाहूंगा आपसे, आपको रोकना चाहता हूं डायरेक्टर साहब। कैक, डैक्स, फुटसी ये बाजार दिखाइए, ये 2.5% ऊपर है। रशिया के राष्ट्रपति का बयान इस समय आ रहा है और दिखाइए अब एक बार डाउ फ्यूचर। आशीष की टाइमिंग गजब है, आशीष के मुंह में सरस्वती विराजती हैं। आशीष ने कहा वैक्सीन आ जाएगी, रजिस्टर हो जाएगी। तो देखिए रूस ने सबसे पहले कोविड वैक्सीन का इजाद किया है, रूस के राष्ट्रपति का ये बयान आ रहा है और ये बयान बहुत ही काम का बयान है। तो सब लोग चाइना की तरफ पहले देख रहे थे, जब शुरू में आया था बोले दिक्कत वहीं से आई है तो दवा भी वहीं से आएगी, फिर आया नहीं जी। भारत में भी देखिए हम लोग खूब खोज कर रहे हैं, सब लोग अमेरिका को देख रहे थे, फ्रांस से देख रहे थे। बाबा रामदेव जी ने भी देखिए एक बार कोशिश की थी, लेकिन भीड़ लग गई थी लेने के लिए, लाइन लग गई थी। रूस के राष्ट्रपति का बयान आ गया है और ये यूरोप के मार्केट देखिए अब आपको बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, 2-2.25% ऊपर ये कारोबार करते हुए। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आप देख रहे हैं देश के सबसे बड़े चैनल पर, और ये बयान जो है ये देखिए अमेरिका के बाजारों को और दम भरेगा। धीरे धीरे करके देखिए अब डाउ फ्यूचर्स हो रहा है करीब करीब 300 पॉइंट ऊपर, तो 280 पॉइंट टू बी प्रिसाइज। अमेरिका के बाजारों में एक जोरदार शुरुआत होगी और ये खबर से देखिए फिर शॉर्ट करने वाले भी अपनी शॉर्ट की पोजीशन अगर है तो काटेंगे। ये अच्छी खबर है, बहुत ही बढ़िया खबर है। वैक्सीन आशीष आप बोल रहे थे और देखिए साथ ही में पुतिन साहब ने बयान दे दिया। हिंदी से आवाज वहां भी ट्रांसमिट होता है क्या? पता नहीं, लेकिन होता होगा आई एम श्योर। लेकिन ये बढ़िया खबर है सर। इसके ऊपर आपकी टिप्पणी, ये रूस ने सबसे पहले कोविड वैक्सीन डेवलप की है, ये पुतिन साहब का बयान आ रहा है इस समय। पॉजिटिव डेवलपमेंट है अहमद। शंका यही है जो आशीष जी भी व्यक्त कर रहे थे कि इसको बहुत ही फास्ट ट्रैक किया गया है, तो मतलब शायद ट्रायल में जितना ह्यूमन ट्रायल में जितना टाइम स्पेंड करना चाहिए था शायद वहां पे थोड़ा बहुत कमी है। तो वो जो आशीष जी जो डर व्यक्त कर रहे थे वो डर हमेशा शायद रहेगा कि लगाना चाहिए ये वैक्सीन या नहीं लगाना चाहिए, पर जैसे आप कह रहे हैं तो वैक्सीन तो लगाना ही पड़ेगा। तो आई थिंक वो लीप ऑफ फेथ वाली बात है, एक बार जाके तो लगाना पड़ेगा अगर मार्केट में मिलना चालू हो गया। ये मुझे याद है जब ये ऐलान हुआ था तब आशीष कहा जा रहा था कि सबसे पहले ये हेल्थ केयर वर्कर्स को, टीचर्स को लगाया जाएगा, उसके बाद देखिए क्योंकि उनको इस समय सबसे ज्यादा जरूरत है इस चीज की। तो ये एक फैंटास्टिक न्यूज है। हम लोगों ने ऐसे ही नहीं आजादी की सीरीज का नाम दिया था, याद करिए जब ये नामकरण हो रहा था इस सीरीज का, राहुल जी भी इसके साक्षी हैं। राहुल जी, तब हम लोग कह रहे थे कि ये सीरीज जो है ये आजादी की सीरीज है, 15 अगस्त तो है ही, लेकिन हमें कोविड से आजादी मिलेगी, कोई ना कोई तो देखिए वैक्सीन डेवलप करेगा राहुल जी, और ये अच्छी खबर आ रही है। अब बस देखना ये होगा ये हमारे बगल वाले केमिस्ट तक कब तक पहुंचेगी बात। ये तो बहुत ही शानदार खबर है, आपकी टिप्पणी। जी हाँ बिल्कुल, देखिए जब तक वैक्सीन चाइना से नहीं आती है मुझे लेने में कोई हर्ज नहीं है। तो आई थिंक रशिया ने कुछ सोच समझ के किया होगा। और अभी मैं कोई न्यूज पढ़ रहा था कि पुतिन साहब ने अपनी बेटी को वैक्सीनेट किया है, तो मेरे हिसाब से वैक्सीन अच्छी खासी टेस्टेड है। ये प्रूवन नहीं है बट व्हाट्सएप फॉरवर्ड में आया है। मेरे हिसाब से आई थिंक एक और चीज से हमें छुटकारा मिला है, आजादी मिली है, और वो है भालुओं से, बेर से। आई थिंक 11 दिन निकल चुके हैं, आजादी की सीरीज है और काफी बढ़िया जा रहा है, और निफ्टी का सेटअप अभी भी लगता है कि और इसमें फायर बाकी है। बहुत शानदार आपने टिप्पणी कर दी है बात। तो भालुओं से आजादी मिली है, और कुछ दिनों पहले आप कह रहे थे कि आप लंच में भालू खाते हैं, तो आप हमेशा तेजी की राय दे रहे थे। वीरू अब देखिए 300 पॉइंट ऊपर हो गया है सेंसेक्स और 250 पॉइंट ऊपर हो गया है बैंक निफ्टी। अब ये खबर आ रही है कि उनकी बेटी ने भी लगाई है। वीरू अब बताइए, अब थोड़ा हिम्मत बन रही है? हिम्मत बन रही है। और देखिए अच्छी बात है कि भारतीय जो होते हैं ना वो चाइनीज पे भरोसा नहीं करते। राहुल ने बात बहुत सही कही, दिल को छूने वाली बात कही है। हम रशिया पे, और आज से नहीं कई साल से हमारी पूरी की पूरी सैन्य प्रणाली जो है, एयरफोर्स जो है, हाँ रूस हमारा दोस्त है, हम उन पर भरोसा करते हैं, तो हाँ कर सकते हैं, नो डाउट है। मार्केट से डे हाई, निफ्टी बैंक इस वक्त अगर आप देखें ये हाईएस्ट क्लस्टर को चेस करता हुआ। राहुल एक बात राजेश के कमेंट से पहले आप कीजिएगा, बैंकिंग में अगर ये ब्रेकआउट वाकई आता है, 22,250 के ऊपर अगर हम निकलते हैं, तो कोई ऐसा स्टॉक फ्यूचर, देखिए कल पुल बैक आया था आईसीआईसीआई बैंक की वजह से, हम डे हाई के जोन पे क्लोज हुए थे। ये बताइए अभी कोई स्टॉक फ्यूचर विद इन द निफ्टी बैंक 12 स्टॉक्स जो कि आपको बहुत स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट के कगार पे नजर आ रहा है और जिसमें ऑप्शन या फिर फ्यूचर से पैसा बन सकता है?
जी हाँ, बिल्कुल। मेरा बैंक निफ्टी पे 22,000 के ऊपर ध्यान पॉजिटिव ही है, और आई थिंक निफ्टी के साथ साथ बैंक निफ्टी में भी यहाँ पर अच्छा ट्रैक्शन देखने मिलेगा। प्राइवेट बैंक की अगर स्पेसिफिकली बात करें, आईसीआईसीआई ने मूव दे दिया है, अभी एक्सिस बैंक में मूव आना बाकी है। तो मेरे हिसाब से एक्सिस बैंक यहाँ पर लिया जा सकता है 435 के स्टॉप लॉस से, और इसमें बहुत अच्छा हेडरूम है, ऊपर में तकरीबन 470 480 तक की जगह दिखती है। तो मेरे हिसाब से आईसीआईसीआई बैंक प्राइवेट बैंकिंग स्पेस में काफी बढ़िया पिक है। आई थिंक बैंक निफ्टी यहाँ पर और चलेगा तो एक्सिस बैंक में डेफिनेटली मूव आएगा, और स्टॉक एक तरह से ब्रेकआउट पे है, तो इसे लिया जा सकता है 435 के स्टॉप लॉस। बिल्कुल। तो देखिए 420 रुपए के ऊपर ये 10,000 करोड़ रुपए भी इन्होंने जुटा लिए हैं, और क्या गजब का देखिए पैसा सारे प्राइवेट बैंक्स ने जुटाया है। और जब ये जुटाने की खबर आई थी तब भी हम कह रहे थे घबराइए मत, आईसीआईसीआई बैंक में भी देखिए कल यही चर्चा चल रही थी। चलिए इसके ऊपर अभी आपको थोड़ी देर में बताते हैं, लेकिन देखिए ये उल्टी गिनती जो है वो शुरू हो चुकी है। अब कुल 20, 19, 18 दिखाइए राजेश पालविया साहब का चेहरा, 14, 13, 12, 11। राजेश जी बताइए आपका ट्रेड एट 230 कौन सा है? हेमंत जी, जैसा बताया था तब हमने बताया था इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग, हैवी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी रहेगी, और F&O स्पेस की है सीमेंस। सीमेंस में देखें तो स्टॉक ने एक बेस बनाया है, और काफी अच्छा कंसोलिडेशन के बाद स्टॉक में आज जिस तरीके की बाइंग एक्शन देखने को मिल रही है, तो अर्ली स्टेज ऑफ शॉर्ट कवरिंग तो इसमें ऑलरेडी आज देखने को मिल रही है। और जिस तरीके से मूव आज बना है, हमें लग रहा है सीमेंस में 1205 तक के टारगेट बिल्कुल आते हुए दिखना चाहिए। सीमेंस बाय करेंगे 1150, 1155 के आसपास स्टॉप लॉस रख ले। और ये स्टॉक में जिस तरीके से स्टॉक ने बेस बनाया, स्टॉक ने अपने 100 डे मूविंग एवरेज के आसपास से सपोर्ट लेके जिस तरीके की एक्शन दिखा रहा है, हमें लग रहा है काफी अच्छा बड़ा मूव यहां से बनेगा। ये ट्रेडिंग टारगेट है 1205 तक के, बट हमें लग रहा है ये स्टॉक में जिस तरीके का फॉर्मेशन हुआ, ये स्टॉक में 1260 तक के टारगेट भी आते हुए दिखना चाहिए। तो थोड़ा सा जो पोजिशनल होल्ड करेंगे 1260 तक के टारगेट के लिए भी होल्ड करें, और ट्रेडिंग टारगेट रहेगा 1205 तक का। दोनों का फोकस एस अक्षर की शब्द पे है। एसबीआई कार्ड्स राहुल जी ने कहा, और आप कह रहे हैं सीमेंस, और बात करते करते ये हो गया है 4 रुपए और ऊपर। तो आप देखिए 1173 पर आपने इस पे बात करनी शुरू करी। डॉक्टर साहब एफएनओ का दिखाइएगा, रिक्वेस्ट है आपसे। तो एफएनओ में देखिए ज्यादा समझ में आएगा। जी हाँ, ये देखिए अब आ गया, तो 1176 हो चुका है। अब ये करीब 3-4 रुपए तो देखिए बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो सीमेंस, और इसने अच्छी चाल दिखाई है, मैं देख रहा हूँ। आज एक डिप आई, डिप के बाद यहाँ पर जो मूव हो रहा है ये बहुत ही गजब तरीके से मूव हो रहा है। कल मुझे याद है एलएनटी में एक अच्छी रैली देखने को मिली थी, भेल अच्छा प्रदर्शन दिखा रहा था, और देखिए आज सीमेंस। तो ये वो पूरी की पूरी कैपिटल गुड्स वाली स्पेस है जहां पर अच्छा प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। आज मुझे याद है आशीष ने जीटीएनडी बताया था, हम वो बात करते ही देखिए 10% के सर्किट पर जाकर लॉक्ड हो गया, क्योंकि वहां पर देखिए कैश मार्केट का स्टॉक है, 10% की जगह थी। ये पूरी की पूरी स्पेस काफी एक्टिव नजर आ रही है। तो ये वो ट्रेड है जो 2:30 पर आपको सुझाया गया है राजेश पालविया जी द्वारा। और अगला काउंटडाउन दिखाइए, हमारे साथ जुड़ेंगे अभी श्रीकांत चौहान साहब। तो 2:45 पर एक ट्रेड और आपके सामने आएगा, लेकिन इस स्पेस पर मैं एक राय लेना चाहता हूं। सीमेंस कैपिटल गुड्स में कैसा लगता है बंदोपाध्याय साहब आपको, और इस एलएनटी पर भी एक राय दीजिएगा, क्योंकि हमने देखा था कल जब डिफेंस वाली खबर आई थी उसके बाद वन साइडेड रैली देखने को मिली थी इस पूरे कैपिटल गुड्स स्टॉक्स में, खासतौर पर सीमेंस और भेल, एलएनटी और भेल में। जी देखिए हेमंत जी, मैं थोड़ा कंजर्वेटिव रहूंगा यहाँ पे। मैं बियरिश तो नहीं बोलूंगा, पर मैं थोड़ा कंजर्वेटिव रहूंगा। जो स्थिति आज के दिन में इकोनॉमी का है और प्राइवेट सेक्टर का है, बहुत बड़ा कैपेक्स आने वाले दिनों में दिख नहीं रहा है। हाँ, इन लोगों के पास एक ऑर्डर बुक है, वो वहां पे एग्जीक्यूशन होगा, पर हम लोगों को नहीं लगता है कि बहुत बड़ा कुछ मोमेंटम कैपिटल गुड्स में देखने को मिलेगा इस फाइनेंशियल ईयर में। डेफिनेटली अगला फाइनेंशियल ईयर से पहले यहाँ पे वापस मोमेंटम आने की संभावना हम लोग नहीं देख रहे हैं। तो अगर किसी को इस स्पेस में कुछ एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करना है, तो हम तो सीमेंट में सजेस्ट करेंगे, या तो रोड कंस्ट्रक्शन वाली कंपनीज में ध्यान देने की सजेस्ट करेंगे। कैप गुड्स लगता है कि रिकवरी थोड़ा दूर है। ये कैप गुड्स रिकवरी आपको थोड़ी दूर लग रही है, लेकिन इस बीच आप बैंक निफ्टी को देखिए। बैंक निफ्टी अब डे हाई पे आ चुका है। राहुल, आई थिंक इसको टेक्निकल पर्सपेक्टिव पे भी पूरे कैपिटल गुड्स को एक बार देख लेते हैं। कल एलएनटी अगर आप देखें स्ट्रॉन्ग मूव देखे गया। अभी सीमेंस पे अगर आप देखें तो बात की राजेश ने, कल एलएनटी ने जो क्लोजिंग दी है ना, उसके एक बहुत बड़ा मीनिंग है।
अगर आप देखिए कल उसने 100 डेमा के ऊपर क्लोजिंग दी है और राहुल ये क्लोजिंग आई है लगभग आप समझ लीजिए कि जनवरी के बाद, यानी 6 महीने के बाद विद स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम्स। अगर आप किसी एवरेज के ऊपर क्लोज होते हैं तो वो मायने रखती है, इंपॉर्टेंस होती है उसकी। अगले 15 दिन के पर्सपेक्टिव से रेस्ट ऑफ द सीरीज के लिए आपका एलएनटी पे आउटलुक क्या होगा? 962 के प्राइस पे अपसाइड टारगेट कितना पोटेंशियल है यहाँ पे भी? जी हाँ, बिल्कुल। कैपिटल गुड स्पेस में एलएनटी काफी हफ्तों से कंसोलिडेट कर रहा था। कल के सेशन में एक पॉजिटिव ट्रिगर था, साथ में 935 का डबल टॉप ये स्टॉक ने निकाला है। तो एक तो छोटा लेवल वो था, दूसरा 950 के ऊपर इसने क्लोजिंग देके एक तरह से इसका जो ऑर्बिट है वो चेंज हुआ है। तो मेरे हिसाब से एलएनटी में ऊपर में 1050 तक के लेवल्स देखने मिल सकते हैं। आई थिंक यहाँ से मार्केट्स को और सपोर्ट करने के लिए एलएनटी अच्छा योगदान दे सकता है। इसमें मैं स्टॉप लॉस 930 का रेकमेंड करूंगा और मेरे हिसाब से 1000 से लेके 1050 तक का लक्ष्य एलएनटी में हमें अगस्त सीरीज में देखने मिल सकता है। ऑलराइट, इसके ऊपर रखिएगा नजर। लेकिन आज की सबसे बड़ी खबर तो देखिए जो है वो दरअसल वैक्सीन है और इस वैक्सीन का इतने समय से इंतजार था और रूस ने देखिए डेवलप करी है। तो आप देखिएगा अमेरिका के बाजारों में जो रैली होगी वो गजब की होगी। अब अटकलें लगनी ये शुरू होंगी, किसके साथ करार होता है। एक बार सोना दिखाई, मेरे ख्याल में सोना करेक्ट हो जाना चाहिए। अब सोने में ये रिस्क वाली बाइंग अब आपको देखिए कम होती हुई नजर आएगी। ये सोना लोग, चांदी लोग खरीद रहे थे। एक बार डॉक्टर साहब प्लीज एक बार सोने चांदी का भाव दिखाइए, निफ्टी का भाव के साथ साथ चाहे दिखा सकते हैं, अलग से भी दिखा सकते हैं। अब आप ये देखिए, या 3% नीचे ग्लोबली आप देखिए चांदी पहुंचती हुई। एमसीएक्स पर 3.5% की गिरावट। काश मेरे पास चार्ट होता मैं आपको दिखा देता है, अभी भी घटा है। एमसीएक्स पर एक बार सोना भी दिखाइए डॉक्टर साहब। तो ये जो सोने और चांदी में तेजी हो रही थी, इसके ऊपर विराम लगता हुआ चांदी देखिए जोर से फिसला है। एक कमोडिटी का एक अपडेट भी दिखाइएगा डॉक्टर साहब, अगर आप कोई कमोडिटी के एक्सपर्ट हो यहां पर हमारे साथ जुड़ सके इस समय, उनको जोड़िएगा। क्योंकि अब आप देखिए ये सोना जो है ये 1260 रुपए घट गया है। तो इसने बहुत ही शानदार तेजी दिखाई थी वैक्सीन के अनाउंसमेंट से पहले। देखिए अब ये वैक्सीन क्योंकि आ गई है तो आपको देखिए ये सब देखने को मिलेगा, इसके लिए आपको तैयार हो जाना चाहिए। तो सोने में अब देखिए 2.25% की गिरावट देखने को मिल रही है और ये वाओ, ये अच्छी प्लेट है। तो $2000 के ऊपर सोना निकला था, अब आप देखिए वहां पर 1.5% की गिरावट अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में देखने को मिल रही है। तो वैक्सीन आते ही सब लोग वैक्सीन लगवाएंगे और वापस देखिए जो रिस्क वाले, जो डर वाले जो सौदे लोग कर रहे थे वो अब जो है वो नहीं करेंगे या फिर इक्विटी में पैसा आएगा। मैं यहां पर आ रहा था दरअसल क्योंकि देखिए लिक्विडिटी तो खूब है और ये अब सोने को भी चेज कर रही थी, लोग हेज भी कर रहे थे, डर भी रहे थे। ये बताइए अब फिर मानकर चलना चाहिए इक्विटी में एक और रैली देखने को मिलेगी सुदीप सर? और एक बोल्ड कॉल ये भी है कि इस साल के अंत में फिर अगर वैक्सीन ये देखिए रूस वाली सक्सेसफुल हो जाती है, भारतीय बाजार ऑल टाइम हाई हो जाएंगे। जी बिल्कुल होने की संभावना है क्योंकि हम जानते हैं कि मार्केट हमेशा आगे का सोचता है। तो अगर आज ऐसा वैक्सीन कुछ अच्छा आ गया जो कि एस्टैब्लिश हो जाता है कि कोविड का क्योर है, तो वापस मार्केट में बहुत बड़ी रैली आने की संभावना है। सिर्फ इंडिया में नहीं, ग्लोबली बहुत अच्छा रैली देखने की संभावना रहेगी। और FY22 के लिए हर कोई अपना एस्टिमेट को रिवाइज करेंगे और एक वापस वैल्यूएशन पिकअप होने की संभावना रहेगी। सबसे बड़ी बात यहाँ पे यह है कि आपको अंडरलाइन फैक्टर्स जो इकोनॉमी के है वो भी देखना पड़ेगा कि इस बार अच्छा मॉनसून भी हो रहा है और जो डिमांड डिस्ट्रक्शन हुआ है वो वापस कुछ हद तक एटलीस्ट जहां पे जो ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स है और बाकी सारा जो सेक्टर्स है जहां पे डिमांड डिस्ट्रक्शन नहीं होता है, वहां पे बहुत बड़ा रैली आने की संभावना रहेगी। बहुत सही आपने बताया। तो देखिए इक्विटीज में एक रैली होगी, कमोडिटीज में थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग होगी। टी के शेखर साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो डायरेक्टर हैं कॉम ट्रेंड्स रिसर्च के और फंड मैनेजर भी हैं। स्वागत है सर सीएनबीसी आवाज पर। जैसे ही खबर ये निकल कर आई कि रशिया ने एक वैक्सीन डेवलप कर ली है, पुतिन साहब ने अपनी बेटी को भी ये वैक्सीन लगाई है, देखिए ये खबर आ रही है और उसके बाद हम देख रहे हैं सोने में तेज गिरावट देखने को मिल रही है। सोना चांदी कहां तक करेक्ट हो सकता है इस खबर के चलते? मेरे ख्याल से जो भी करेक्शन आने वाला है तो आ गया। अभी एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल पे बैठा हुआ है मार्केट, लेकिन न्यूयॉर्क मार्केट ओपन होने के बाद और करेक्शन आने का भी चांसेस है क्योंकि दैट्स द वेरी एक्टिव मार्केट। सो मेरे ख्याल से और भी आ सकता है, $1940-50 तक आने का चांसेस है इंटरनेशनल मार्केट में।
और अपने डोमेस्टिक मार्केट में क्लोज टू अराउंड 52,500 लेवल्स. बट आई थिंक देयर इट विल द सेफ हेवन प्रीमियम जो भी था that will end, and from there again it will follow some fundamentals. लेकिन overall एक trend still is in favor of gold prices rising higher again because of the stimulus packages and the favorable circumstances for gold. तो मेरे ख्याल से ये opportunity है जो भी इन्होंने left out है market में, they didn't participate in this rally, will get an opportunity again when it comes down. सिल्वर के लिए भी इंपॉर्टेंट लेवल्स बताइए, ताकि आपने बताया सोने के लिए 52,500 तक का स्तर इंपॉर्टेंट होगा, वहां पर आप कहेंगे खरीदें. और चांदी? देखिए, सिल्वर इज एक्सट्रीमली वॉलेटाइल इन नेचर, which we have seen even recently. तो actually it hasn't fallen as much as gold has done, basically because ratio correct हो रहा है gold और silver के बीच में. That is now in favor of silver at this point in time. But मेरे ख्याल से whenever gold prices touch around 1950, वहां पे silver buy करना चाहिए, because both are going in tandem. I think around 70,000 या उसके नीचे एक अच्छा लेवल होगा वापस silver buy करने के लिए. अब अच्छा, इसका असर कोई और एसेट क्लास पर भी देखने को मिलेगा कमोडिटीज में, या सोने और चांदी पर ही ये फोकस करेगा? कच्चा तेल कैसे रिएक्ट करेगा अब इससे? It's actually positive for Yes. crude and base metals. So I think both of them will start going up from here. As it is, crude and base metals have gone up from April lows, and it's more or less consolidating here. And this is a trigger for it to keep rising further. और क्रूड प्राइसेस मेरे ख्याल से $45-46 तक एटलीस्ट जाना चाहिए नियर टर्म में, which I think in the domestic market should be around 3,300-400 levels. ऑलराइट, चलिए तो फोकस रहेगा इन तमाम कमोडिटीज पर. कच्चे तेल में देखिए रिकवरी देखने को मिलेगी, ध्यान रखिएगा. वो इसलिए भी क्योंकि अगर इकोनॉमी खुलेगी और जोर से ओपन अप होगी, ये वैक्सीन आ जाएगी, तो फिर देखिए वापस डिमांड कच्चे तेल की बढ़ जाएगी और कच्चा तेल के ऊपर फिर आपका फोकस होना चाहिए. हमने अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में कल के सत्र में भी देखा था, कच्चे तेल में गजब की रैली देखने को मिलती, करीब करीब 2% ऊपर जाकर कच्चा तेल ने क्लोजिंग दी थी. और आज भी देखिए अब ये $45 के ऊपर ब्रेंट क्रूड निकल चुका है. तो ये कमोडिटी बाजार का हाल, क्योंकि ये वैक्सीन आई है तो फिर एक बार जरूर आपको बताना बनता था कि दरअसल इसके ऊपर और कौन कौन से जो एसेट क्लासेस हैं वो रिएक्ट कर रहे हैं. अब आप देखिए 300 पॉइंट ऊपर हो चुका है बैंक निफ्टी, और 11,350 के ऊपर कंफर्टेबली निफ्टी कारोबार करता हुआ आपको नजर आ रहा है. श्रीकांत चौहान साहब को जोड़ लेते हैं, ट्रेड एट 245 वो आपको बताने वाले हैं, लेकिन दस्तूर ये है कि पहले थोड़ा हिंट भी देंगे. बताइए श्रीकांत सर, कैसे देख रहे हैं आप मार्केट को? और ये जो अभी अभी खबर आई है वैक्सीन रशिया में डेवलप हो रही है, इसको और कोई हिंट भी बताइए. 3 मिनट बाद आप कौन से सेक्टर की कौन सी कंपनी बताने वाले हैं? नहीं, बिल्कुल. इनफैक्ट फार्मा कंपनीज में तो हमें ये लगता है कि उनमें ऑन गोइंग रैली बनती रहेगी. जो भी करेक्शन आएगा उसमें बाय कीजिए, बिकॉज अगर सेक्टर के 75% स्टॉक अगर ऑल टाइम हाइज में अगर ट्रेड कर रहे हैं तो ये बात क्लियर है कि काफी स्ट्रॉन्ग इन्फ्लोज हो रहे हैं वहां पे. और ऑरोबिंदो फार्मा जैसा स्टॉक जहां पे काफी बड़ा बेरिशनेस बना था हेमंत जी, वहां पे एक स्ट्रॉन्ग बुलिश फॉर्मेशन बना है. तो मुझे तो लगता है कि फार्मा स्टॉक्स में और भी आने वाले दिनों में अच्छे पैसे बनेंगे और हमें पेशेंटली वेट करना चाहिए. करेक्शंस पे बाय करें, बास्केट स्टॉक बाय करें, यानी कि 4-5 स्टॉक्स अगर बाय करेंगे तो अच्छे पैसे बनेंगे. एक आध दूसरे स्टॉक पे अगर बुल्स आई खेलेंगे तो काम नहीं होगा. हिंट मुझे ये देना है कि जैसे हमने 2 हफ्ते पहले मेटल को पकड़ा था और मेटल में काफी अच्छी तेजी लग रही थी और मोमेंटम काफी अच्छा बना था वहां पे, वैसे अभी मुझे लग रहा है कि फाइनेंशियल्स में बन रहा है. और जो टॉप 4 बैंक्स है इंक्लूडिंग SBI, वहां पे काफी मोमेंटम बना है. तो मुझे लगता है कि वहां पे हमें आने वाले 1 हफ्ते के लिए फोकस करना है, क्योंकि अगर यहां से मार्केट को अगर 11,500 करना है और शायद अगर ये पकड़ लेते हैं कि बहुत बड़ा रेजिस्टेंस अगर हम लोग रीच करने जा रहे हैं, तो हेमंत जी हम जो एक्टिविटी देखेंगे वो सबसे जो डिप्रेस सेक्टर है लाइक फाइनेंशियल्स, वहां से हम बड़ी एक्टिविटी देख सकते हैं. ओके अच्छा, इस बीच जब बैंक निफ्टी डे हाई पर है, अभी कुछ देर पहले राहुल ने जो स्टॉक दिया था एक्सिस बैंक, जब मैंने उनसे पूछा था कि आप इस ब्रेकआउट पे क्या बाय करेंगे तो वो था एक्सिस बैंक. अब जरा एक्सिस बैंक दिखाइए, निफ्टी को रखिए, निफ्टी बैंक को रखिए एक तरफ और साथ ही साथ एक्सिस बैंक को देखिए, दोनों डे हाई पर है. और जो स्टॉक्स बेस पे थे याद रखिएगा वो निकल रहे हैं.
एक्सिस बैंक निकला, फिर इंडसइंड बैंक निकला। अब आप देखिए आरबीएल को, मैं आपको समझाता हूं एक फैक्ट कैसे शॉर्ट कवरिंग हावी होती है। जरा आरबीएल की आप दो स्ट्राइक्स दिखाइए। 190 की कॉल में ह्यूज एडिशन, आज 190 की कॉल में बाइंग हुई है, और याद रखिएगा इसकी 200 की कॉल में जो मंदड़िया होता है ना, बैकफुट पे आता है, आई मीन जिसने ग्रिप ले रखी होती है, 200 की कॉल में शॉर्ट कवरिंग है। राहुल एक हल्का सा टेक दीजिएगा, आरबीएल को कैसे अप्रोच करेंगे और 190 की स्ट्राइक का ये बिहेवियर क्या एग्जैक्टली रिफ्लेक्ट करता है, कैसे अप्रोच करेंगे आप इसको? जी हाँ, बिल्कुल। अगर टेक्निकल सेटअप की बात करें आरबीएल बैंक में, तो जो जून में टॉप बना था उसके बाद एक तरह से फॉलिंग ट्रेंड लाइन है, वो फॉलिंग ट्रेंड लाइन को निकालने की कोशिश ये स्टॉक ने परसों के सेशन, फ्राइडे के सेशन में की थी। उसके बाद आज स्टॉक एक तरह से कंसोलिडेट कर रहा है। तो मेरे हिसाब से जो आपने रीडिंग बताया कि भाई जो 200 की कॉल है उसके अंदर तकरीबन 65,000 शेयर्स की अनवाइंडिंग है, वो ये कहीं ना कहीं दर्शा रही है कि वहां पर जो शॉर्ट राइडर था, जिसने कॉल ऑप्शंस बेचे हुए थे, वो वहां पर अपने पोजीशंस कवर कर रहा है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पर डेरिवेटिव्स डेटा काफी पॉजिटिव संकेत दे रहा है। स्टॉक में काफी अच्छी पॉसिबिलिटी है कि 200 का लेवल अब की बार क्रॉस कर सकता है। और सबसे बेहतरीन बात यह है कि ब्रेकआउट देने के बाद स्टॉक ने कूलिंग ऑफ दिया है, तो एक तरह से सप्लाई चेक हो चुका है स्टॉक का। तो मेरे हिसाब से ये स्टॉक को 178 के स्टॉप लॉस से लिया जा सकता है, या फिर 190 का कॉल ऑप्शन लेकर भी चल सकते हैं, जहां पर ये ऑप्शन यहां से अच्छा पैसा बना के दे सकता है। ठीक बात है। अच्छा, बीपीसीएल, एचपीसीएल में कच्चे तेल से दरअसल एचपीबीपी आना चाहता था, लेकिन आप देखिए इन स्टॉक्स में तेजी देखने को मिल रही है। अब राजेश पालिया साहब, एचपीबीपी देखिए, अगर ये वैक्सीन वाले ट्रेड को प्ले करना है तो ऑयल मार्केटिंग कंपनियों से बढ़िया प्ले कोई हो नहीं सकता। आप कच्चे तेल में रिकवरी देखने को मिल रही है, ऑयल मार्केटिंग कंपनियों में भी देखिए रिकवरी देखने को मिलेगी। थोड़ा लोगों को भरोसा होगा कि देखिए अब वैक्सीन आ गई है, कम से कम लोग बाहर निकलेंगे। ये ट्रेड है जिसको लोग इस समय देखिए ले रहे हैं, दिख रहा है चार्ट पर। बेस्ट कौन सा लगता है, एचपी, बीपी या आईओसी? हेमंत जी, बेस्ट तो बीपीसीएल ही लग रहा है, क्योंकि बीपीसीएल का सेटअप जिस तरीके से उसने 400 के आसपास एक बेस बनाया और आज जिस तरीके से बाइंग एक्शन दिख रहा है, तो मुझे लगता है बीपीसीएल को यहां से लेना चाहिए ऑयल मार्केटिंग कंपनी में हम बाय करना चाहें तो, क्योंकि जिस तरीके से ब्रेकआउट हुआ है नियर टर्म चार्ट पे, हमें लग रहा है कि यहां से 450 तक के टारगेट बीपीसीएल में आना चाहिए। 420 के स्टॉप लॉस से बाय करें बीपीसीएल को करंट लेवल पे। चलिए, बीपीसीएल आपकी स्क्रीन पर, और याद रखिए ये बहुत अच्छा ब्रेकआउट है बीपीसीएल 431 पे, और एक स्लोपिंग डाउनवर्ड चैनल, उससे बाहर आके आज इसने एक मूव दिया है। और अब बात करते हैं ट्रेड एट 245। श्रीकांत जी बताइए, आपकी नजर कहां पर है और किस स्टॉक पे फोकस कर रहे हैं आप, जहां पे अच्छा स्विंग मिलेगा? वीरेंद्र, तो देखिए यहाँ पे फोकस करना है फाइनेंशियल्स पे, और हमने मॉर्निंग में एक्सिस बैंक वैसे कवर कर लिया था, और अभी राहुल जी ने भी उसे कवर कर लिया है, और उसमें एक मोमेंटम तो बन चुका है ऑलरेडी। अब मुझे लगता है कि हमें फोकस करना है वो है इंडसइंड बैंक के ऊपर, और इंडसइंड बैंक में जो अभी मोमेंटम बना है वो क्लियरली इंडिकेट करता है कि ये स्टॉक वापस एक बार अपने 550 555 के लेवल्स को ये छू सकता है, और इसमें काफी अच्छा एक बेस बिल्डिंग फॉर्मेशन ऑलरेडी बन चुका है। तो 510 रुपए के स्टॉक प्लस के साथ अगर हम इंडसइंड बैंक को लेके चलते हैं, तो यहाँ पे हमें लगता है कि 550 का टारगेट हम अचीव कर सकते हैं आने वाले 1 या 2 दिन में। और साथ ही साथ अभी अगर एक मोमेंटम बना है, तो अगर आपकी इजाजत हो तो मैं वो भी कवर कर लूं, स्टेट बैंक को। जी, बोलिए। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो एक काफी अच्छा एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल बना है। वीरेंद्र, आपको तो बताने की जरूरत नहीं, आप एक्सपर्ट हो। और उस सिमेट्रिकल ट्रायंगल का जो एक अपवर्ड बैरियर है वो स्टेट बैंक ने क्रॉस कर लिया है, और काफी सारे बड़े इनफैक्ट पैनिक के बाद भी ये स्टॉक ने काफी अच्छी तरीके से अपने खुद को मैनेज किया है। तो ये भी स्टॉक मुझे लगता है कि शायद एक बार 205 के लेवल्स को छू सकता है, तो यहाँ पे भी एक बाय की गुंजाइश बनती है। और एक वेरी शॉर्ट टर्म अगर ट्रेड लेना है BTST का, तो हमें बाय करना है एट 195.75, 193 का स्टॉप लॉस रखना है, और 202 रुपए के टारगेट के लिए इसे लॉन्ग किया जा सकता है। चलिए, तो एसबीआई और साथ ही साथ इंडसइंड बैंक, इन दो स्टॉक्स पर आप फोकस कर रहे हैं। इंडसइंड बैंक डे हाई पर, और साथ ही साथ एसबीआई करीब 195.70, ये इस ट्रैजेक्टरी से बाहर निकल के आने की कोशिश करता हुआ। लेकिन याद रखिएगा एसबीआई के लिए एक बहुत स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन है आपका 200। बीते 20 मिनटों में अगर आप देखिए तो निफ्टी वही है 11,354, लेकिन निफ्टी बैंक अपने उस क्लस्टर को पार करके एग्जैक्टली फिर कहां पे आ गया, याद रखिएगा अपने 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे। मैं विषय को थोड़ा सा बदलता हूं, और
थोड़ा सा बात करते हैं। आज मदरसन सुमी के नतीजे आए थे और मैं उस पर थोड़ा सा फोकस करना चाहूंगा। मैनेजमेंट हमारे साथ जुड़ी है बात करने के लिए और मिस्टर विवेक चंद सहगल हमारे साथ हैं इस वक्त मदरसन सुमी के चेयरमैन, उनसे बात करेंगे। लेकिन एक टेक और ले लेता हूं। आई थिंक 2-3 स्टॉक्स पे जहां पे अच्छा मूव आ रहा है उसमें इस बीच अगर आप देखें तो इंडसइंड बैंक अभी की जो कॉल थी वो डे हाई पर आ गई है। राहुल, एक बार आप कोई ट्रेड कमिट करना चाहेंगे इस वक्त? स्ट्रॉन्ग मूव विद इन द बैंक निफ्टी और सारे के सारे स्टॉक्स डे हाई पर हैं। कोई और ट्रेड आपके जहन में आ रहा है इस वक्त जो? देखिए, बैंक्स तो हमने मोटा मोटी सभी कवर कर लिए हैं। आई थिंक यहाँ पर एक शायद बैंक निफ्टी में भी ट्रेड लिया जा सकता है। आई थिंक बैंक निफ्टी के अंदर एक 22,500 का लक्ष्य जो हम कल भी बात कर रहे थे अधिक आने को है, तो यहाँ पर 22,500 के बैंक निफ्टी के कॉल ऑप्शंस लेके भी यहाँ पर लॉन्ग पोजीशन ली जा सकती है। तो आई थिंक सारे बैंक्स का जो सेटअप काफी बढ़िया है। बैंक निफ्टी ऑलरेडी ब्रेकआउट दे चुका है और मेरे हिसाब से और अपसाइड देखने मिल सकती है। तो ऑप्शंस में 22,500 का कॉल ऑप्शन लेके चलना चाहूंगा मैं। एक बार 22,500 का आप कह रहे हैं कॉल ऑप्शन लेना चाहेंगे, दैट्स आप दिखा दीजिए। 22,500 का कॉल ऑप्शन और ये चल रहा है इस समय 132 रुपए पर। टारगेट बताइए। जी बिल्कुल, माफ कीजिएगा मेरे पास प्राइसेस नहीं थे। ये बाय करके चल सकते हैं 75 रुपए के स्टॉप लॉस से और ऊपर में तकरीबन 200 से लेके 250 रुपए तक की अपसाइड टारगेट है इसके अंदर। बहुत सही कहा आपने। तो देखिए 22,000 के ऊपर टिक गया है। वैक्सीन की खबर रशिया से आ रही है तो आप ध्यान रखिए अब ये 22,500 को अटेम्प्ट कर लेगा और कल भी यही बात हो रही थी 22,000 के ऊपर जाएगा तो रुकेगा नहीं। और क्या गजब का मूव देखने को मिल रहा है। तो 11,350 के ऊपर की समाप्ति भी अगर यहीं पे हो जाए तो फिर क्या कहने। चलिए, अगर यतिन हमारे साथ जुड़ चुके हैं तो बताइएगा डॉक्टर साहब। यतिन से जानेंगे डीलिंग रूम चेक क्या है, लेकिन उससे पहले आपको दिखाएं यतिन ने कल क्या कमाल करके दिखाया था। आईसीआईसीआई बैंक में उन्होंने कल ही आपको बता दिया था इसी समय इसी सेगमेंट में कि QIP आने वाला है। तो देखिए पहले क्या बात हुई थी कल और उसके बाद चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। उनसे ये भी जानेंगे कि एक्सिस बैंक ने किस भाव पर फंड रेजिंग करी है और भी बहुत सारी खबरें हैं। लेकिन सबसे पहले देखते हैं आईसीआईसीआई बैंक पर जो शानदार कॉल कल दी थी उन्होंने। और मोर इंपॉर्टेंटली थोड़े दिनों पहले कंपनी ने अपने QIP प्लान्स और फंड रेजिंग प्लान्स के बारे में बताया था इन्वेस्टर्स को और डीलिंग रूम्स का अनुमान यह है कि बहुत जल्द जो है QIP की अनाउंसमेंट आ सकती है एज अर्ली एज दिस वीक। और आज रिपोर्ट्स ये सजेस्ट कर रही है कि HDFC लिमिटेड का भी QIP लॉन्च होगा। अगर आप HDFC लिमिटेड की शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो लगभग 2/3 से ज्यादा शेयर होल्डिंग जो है वो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की है। हमको हमारे सूत्र बता रहे हैं कि 10 से 15,000 करोड़ तक का ये जो QIP है लगभग $2 बिलियन के आसपास का ये कल खुल सकता है। जल्द से जल्द जो है कल खुल सकता है। इस हफ्ते जो है QIP लॉन्च करने की मैनेजमेंट की डेडलाइन है। तो मार्केट मूविंग न्यूज आपको मिलती है सिर्फ और सिर्फ CNBC आवाज पर, ध्यान रखिए बात। तो पहले तो आपको बधाई शानदार खबर के लिए यतिन। तो इंडिकेटिव प्राइस जो है लगभग 355 रुपए पर शेयर के हिसाब से यहाँ एलोकेशन और बिडिंग की बात हो रही है। 359 आईसीआईसीआई बैंक का एक बार हॉटबोर्ड रख दीजिए डॉक्टर साहब। 359 का भाव था जब ये बात हुई और उसके बाद एनालिसिस मेरा ये था कि आपको इस शेयर को छोड़ना नहीं है, खरीद लीजिए, भागेगा, दौड़ेगा ये स्टॉक। और ये खबर भी देखिए आ चुकी है और उसके बाद फिर देखिए क्या रैली देखने को मिली स्टॉक में। आज भी इसने गैप अप ओपनिंग दिखाई और अच्छा अभी भी देखिए शानदार प्रदर्शन दिखा रहा है। तो आज इस स्टॉक ने 375 रुपए का हाई भी लगाया और अभी भी देखिए मूव करता हुआ। तो सबसे पहले तो ये बताइए आईसीआईसीआई बैंक रिस्पांस कैसा मिल रहा है QIP को, क्योंकि सबसे पहले आप ही ने बताया था इस देश में कि आईसीआईसीआई का QIP आ जाने वाला है, इस हफ्ते कभी भी आ जाएगा। बधाई एक बार फिर से यतिन आपको। धन्यवाद हेमंत। देखिए अगर आप आईसीआईसीआई बैंक की बात करें तो कुल मिला के 15,000 करोड़ रुपए जुटाने की कंपनी की योजना थी QIP के जरिए और हमको ये बताया जा रहा है कि 55 से 60,000 करोड़ रुपए की डिमांड जो है इस QIP को मिल गई है। तो लगभग 3.5 से 4 गुना ज्यादा डिमांड आईसीआईसीआई बैंक के QIP को हमको देखने को मिली है। और हेमंत आपने कल बहुत स्मार्टली इसको मार्क किया था कि डिस्काउंट नहीं हो सकता है, तो इसमें ध्यान रखें, शॉर्ट्स ना करें, क्योंकि QIP लॉन्च होने पर यूजुअली लोग एक हेज पोजीशन लेते हैं। तो यहां अगर आप देखें तो जो बेस प्राइस है लगभग 341 रुपए का,
उससे 3 से 4% प्रीमियम पे ये ट्रांजैक्शन हुआ है और हमको ये बताया जा रहा है कि 355 356 के आसपास ही QIP का इशू प्राइस जो है खोला जाएगा। तो आईसीआईसीआई बैंक में डिमांड बहुत जबरदस्त, आप कोई भी फंड ले लीजिए, डोमेस्टिक हो या फॉरेन हो, सभी इसके अंदर शामिल हैं बिड्स में। फॉरेन में नॉर्जिस बैंक है, GIC सिंगापुर है, आपके काफी सारे जो साउथ ईस्ट एशियन फंड्स हैं। घरेलू मार्केट में अगर आप देखें तो HDFC लाइफ, HDFC म्यूचुअल फंड, एक्सिस म्यूचुअल फंड से लेके हर एक दिग्गज इंश्योरेंस कंपनी ने यहाँ अपनी बिड लगाई है। तो आईसीआईसीआई बैंक का जो पेपर है उसमें हमने बहुत जबरदस्त डिमांड देखा है। इनफैक्ट एक्सिस बैंक और HDFC लिमिटेड के QIP से भी ज्यादा आईसीआईसीआई बैंक के QIP को रिस्पॉन्स मिला है, ऐसा हमको आज की तारीख में सूत्र बता रहे हैं। शानदार। तो दो हेडलाइन है, एक्सिस और HDFC लिमिटेड से ज्यादा डिमांड है, और दूसरी हेडलाइन है कि 3.5 से 4 गुना भरा है। अब आप देखिए 10,000 करोड़ रुपए का इशू और 40,000 करोड़ रुपए सामने टेबल पर रखे हुए हैं, तो जाहिर सी बात है भाव तो ऊपर होगा ही। और पिछले कुछ दिनों से हम आपको यही समझा रहे हैं, इन QIP से आपको डरना मना है। तो हम लोगों का वीरू कुछ दिनों से देखिए डर भगा रहे हैं, बहुत लोगों का भाग गया है, जिनका बचा है देखिए वो भी अब निकाल रहे हैं हल्के के डर। अब ये वैक्सीन जो है वो बचा हुआ डर निकाल देगी। लेकिन बहुत ही शानदार खबर आपने दी थी। ये बताइए आज डीलिंग रूम्स में क्या चर्चा हो रही है? अब आते हैं आपके डीलिंग रूम वाले सेगमेंट पर, बताइए प्लीज। हेमंत देखिए काफी सारे स्टॉक्स जो है आप और वीरेंद्र कवर कर लेते हैं, क्योंकि जो स्मार्ट मूव्स जो आते हैं मार्केट में उसकी पल्स आपको भी रहती है। तो HPCL और इंडसइंड बैंक ये दो स्टॉक्स वो है जो वायदे बाजार में आज की तारीख में काफी एक्टिव है और यहाँ काफी बाइंग एक्टिविटी हमको देखने को मिल रही है। खास करके HPCL की बात करें तो HPCL में डीलर्स जो है BTST स्ट्रेटेजी सुझा रहे हैं, और जिस हिसाब से ऑयल मार्केटिंग कंपनीज में आज के सत्र में हमको बाइंग देखने को मिली है, डीलिंग रूम्स को लगता है कि यहाँ अच्छी खासी ट्रेडिंग मोमेंटम जो है इस हफ्ते बनी रहेगी। इनफैक्ट HPCL में लगभग 18 लाख शेयर जो है ओपन इंटरेस्ट में केवल अगस्त सीरीज में ऐड हुए हैं, तो बहुत अच्छा एक्यूमुलेशन HPCL में और BPCL में आज के सत्र में देखने मिला है। इसके अलावा इंडसइंड बैंक की मैं बात कर रहा था, काफी अच्छे FIIs जो है उन्होंने आज बैंकिंग में खरीदारी करना शुरू कर दी है, इसीलिए आपको जो बैंकिंग और बैंक निफ्टी में काफी आउट परफॉर्मेंस आज के सत्र में देखने को मिल रहा है। इनफैक्ट इंडसइंड बैंक में डीलिंग रूम्स को लगता है कि जिस हिसाब से स्टॉक ने हाई वॉल्यूम्स पे 20 दिन का मूविंग एवरेज आज क्रॉस किया है, उस हिसाब से 4 से 5% का एक वीक के अंदर पोजिशनल अपसाइड देखने को मिल सकता है। तो HPCL और इंडसइंड बैंक दो लार्ज कैप पिक्स है आज के सत्र में डीलिंग रूम्स की, दोनों बाय। तो HPCL को तो हेमंत ने अर्निंग से पहले ही पिक कर लिया था, और इंडसइंड बैंक आपके आने से 10 मिनट पहले 245 पे यतीन आज कॉल दी थी श्रीकांत जी ने, और गजब भागा श्रीकांत जी का वो स्टॉक। अच्छा ये बताइए मिड कैप में कोई खास स्टॉक जिस पर डीलर्स काफी बुलिश हैं और जिसको चेस करें डीलर्स? वीरेंद्र NCC ये आज का मिड कैप पिक है डीलिंग रूम्स का, और अगर आप देखें तो काफी दिग्गज HNIs यहाँ ऑलरेडी शेयर होल्डर्स हैं, इंक्लूडिंग राकेश झुंझुनवाला। और NCC की अगर आप बात करें तो बहुत जल्द इसके नतीजे आने वाले हैं। इनफैक्ट डीलिंग रूम्स को लगता है कि जिस हिसाब से इंफ्रास्ट्रक्चर सेगमेंट और सेक्टर जो लैग कर रहा था वो अभी पिकअप करेगा, क्योंकि काफी सारे मिड कैप्स में एक्शन देखने को मिल रही है, नए नए ऑर्डर्स बुकिंग हो रहे हैं। और NCC की अगर आप बात करें तो 34 से 35 रुपए का लक्ष्य यहाँ जो है डीलिंग रूम्स अपने क्लाइंट्स को सुझा रहे हैं, तो NCC में खरीदारी करनी चाहिए। नतीजों के पहले और जो ऑर्डर बुकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में हमको देखने मिल रही है, जिस हिसाब से पिकअप हो रहा है वहां धीरे धीरे, तो NCC पे नजर होनी चाहिए दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर मिड कैप स्टॉक्स के अलावा भी। तो NCC आज का डीलिंग रूम पिक है मिड कैप सेगमेंट। ओके, तो ये कुछ स्टॉक्स हैं जिन पे आपको मिड कैप सेगमेंट में नजर रखनी, और लार्ज कैप में जहां तक सवाल था वहां पे HPCL और इंडसइंड बैंक में और सब्सटेंशियल मूव डीलर्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं। मैं एक चीज और जिस पर बात करना चाहूंगा वो है मदरसन सुमी के रिजल्ट्स और नंबर्स आए। देखिए नंबर्स प्रीमा फेसिया आपको कमजोर नजर आएंगे, और इसमें कोई राय नहीं कि जिस प्रकार से लॉकडाउन में था पूरा का पूरा विश्व और देश, उसका इम्पैक्ट नंबर्स पे काफी हद तक विजिबल है। हमने मैनेजमेंट से बात करी नंबर्स पे, और मिस्टर विवेक चंद सहगल ने इज एग्जैक्टली अगर आप देखें नंबर्स पे क्या कहा और आगे के लिए उनका आउटलुक क्या है, आइए एक बार सुनते हैं, फिर इस स्टॉक पे बात करेंगे एक बार। देखिए हम लोग थोड़ा सा अलग सोचते हैं। हम लोग का चैलेंज जो हम लोग अपने प्लांट्स को दे रहे हैं वो ये है कि जितना भी कस्टमर आपसे डिमांड कर रहा है उसके अंदर में आप कैसे प्रॉफिटेबल होंगे
तो ये हम लोगों का फोकस आ रहा है अभी की डेट में। और जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ेगी और जैसे जैसे डिमांड बढ़ेगी, which we think next quarter is much better than last quarter, and the third quarter will be even better. So I think जो कंपनी जो हमारी है वो उतनी स्ट्रॉन्गर बाहर निकलेगी इससे। तो आपने मैनेजमेंट को सुना एग्जैक्टली नंबर्स के बाद। सुदीप जी, आप कैसे अप्रोच करेंगे मदरसन सुमी को? और इसमें कोई राय नहीं है कि इस ऐसे सर्कमस्टेंसेस में इसी प्रकार के नंबर्स आ सकते थे, लेकिन अब प्री कोविड ईरा पे हम धीरे धीरे लौट रहे हैं और आपने मैनेजमेंट सुना भी। आप ऑटो में और ऑटो एंसिलरी स्पेस में इस वक्त प्रिफर्ड क्या करते हैं, और मदरसन सुमी पे आपका टेक? नतीजे के बारे में मैं दो चीज कहना चाहूंगा। एक, जो एक्सपेक्टेशन था उससे भी खराब नंबर्स आए हैं। ऑपरेटिंग लेवल पे परफॉर्मेंस थोड़ा सॉफ्ट आया है, और जो इनका डेट लेवल है, जो रिसेंट एक्विजिशन है उसके चलते डेट लेवल भी एलिवेटेड है, तो उसके लिए भी थोड़ा बहुत प्रेशर बैलेंस शीट में देखने को मिला है, तो प्रॉफिटेबिलिटी में भी प्रेशर देखने को मिला है। तीसरी बात यहाँ पे ये है कि जो इनका यूरोपियन सब्सिडियरी है उसके जो नतीजे आए हैं वो बहुत ही खराब आए हैं। इसका कारण भी है क्योंकि ये ज्यादातर लग्जरी व्हीकल मैन्युफैक्चरर्स को सप्लाई करता है, जैसे ऑडी, BMW, मर्सिडीज, और वहां पे सबको मालूम है कि डिमांड बहुत कम था पैंडेमिक के जरिए। तो ये तो था एक क्वार्टरली रिजल्ट का। ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो हम लोग मानते हैं कि मदरसन सुमी का जो नेगेटिव्स थे कुछ हद तक प्राइस में ऑलरेडी थे, इसीलिए प्राइस में बहुत ज्यादा नेगेटिव करेक्शन देखने को नहीं मिला नतीजे के बाद भी। और हम लोगों को लगता है कि आने वाले क्वार्टर्स में, आने वाले दिनों में, जैसे अभी वैक्सीन का जिक्र कर रहे थे, इकोनॉमी में जैसे जैसे सुधार आएगा ग्लोबल इकोनॉमी में, मदरसन का परफॉर्मेंस भी जरूर इंप्रूव करेगा, क्योंकि इस क्वार्टर में तो उनके यूरोप, अमेरिका और इंडिया तीनों सेगमेंट में परफॉर्मेंस में बहुत प्रेशर था। और अगर ओवरऑल ऑटो क्षेत्र की बात करें तो हम लोग को लगता है कि फोकस हमारे यहाँ टू व्हीलर पे होना चाहिए, और वहां पे हम लोगों ने अच्छा खासा ट्रैक्शन भी देखा है। तो हीरो मोटोकॉर्प या बजाज ऑटो दोनों में हमारा फोकस है, दोनों में हम लोग बिलीव करते हैं खरीदारी की जा सकती है। मारुति भी अच्छा लग रहा है, पर मारुति में शायद खरीदारी का टाइम थोड़ा देर बाद आएगा। ट्रैक्टर मैन्युफैक्चरिंग जो कंपनीज है वहां पे करीबन महिंद्रा के नतीजे हम लोगों ने देखे, करीब 90% कैपेसिटी पे काम चल रहा है ट्रैक्टर मैन्युफैक्चरिंग सेगमेंट में, वहां पे भी ध्यान दिया जा सकता है। ओवरऑल महिंद्रा में भी हम लोग पॉजिटिव है, नतीजों के बाद जो करेक्शन हुआ है उस पर और भी पॉजिटिव है। ठीक बात है। तो देखिए, ये तमाम स्टॉक्स हैं जिनके ऊपर आपका फोकस होना चाहिए, लेकिन वक्त हो गया अब 3 बज गए हैं, और 3 बजे रोज भसीन साहब आपके साथ जुड़ते हैं और बताते हैं आपको कहां पर है कमाई के बेहतरीन मौके। तो भसीन साहब, स्वागत है एक बार फिर से आपका। बताइए मार्केट पर व्यू, और ये जो वैक्सीन आई है रशिया वाली, इसको आप किस तरह से रीड कर रहे हैं? अपने कॉल्स भी बताइए, आज के लिए कौन से दे रहे हैं आप? सर, 2 बाययां 1 सेल है। मार्केट ने अच्छा उसको रीड किया है, लेकिन आई थिंक अ लार्ज पार्ट ऑफ दैट इज प्राइस्ड इन, तो बी वॉचफुल ऑफ द मार्केट, बट फिर भी बने रहिए क्योंकि मिड कैप में बहुत स्ट्रेंथ है। एक अपडेट दूं आपको, अडानी पोर्ट काफी दिन से कहा था 340 डिलीवरी का टारगेट, वो 336 हो गया। मदरसन सुमी 107.5 हो गया, और आईडीएफसी फर्स्ट हेमंत जी 30 रुपए 65 पैसे बिक गया। सब में प्रॉफिट बुक कीजिए। इंडसइंड बैंक 527, ये मेरी कुछ 1-2 दिन से कॉल्स थी। अब आप कहें तो मैं दूं 2 बाय 1 सेल है सर। बिल्कुल सर, बताइए। तो पहला बाय होएगा सर एनएमडीसी मैंने पहले भी कहा 83, 84 में, लेकिन आयरन और प्राइसेस आर गोइंग थ्रू द रूफ। एनएमडीसी विल बी द बिगेस्ट बेनिफिशियरी असाइड फ्रॉम बीइंग अ 6.5-7% डिविडेंड यील्ड प्लेयर। तो 92.50, 93 में लीजिए। 90 का स्टॉप लॉस, 100 का टारगेट। दूसरा बाय होएगा सर बंधन बैंक में 20,000 करोड़ का जो प्रमोटर ने बेचा, कोई इक्विटी डाइल्यूशन नहीं हुआ। 297, 298 में लीजिए। 292 का स्टॉप लॉस है, 320 का टारगेट है। बंधन बैंक विल बी एन आउट परफॉर्मर बिकॉज ऑफ द जो उसका क्रेडिट स्प्रेड है वो एक्सपैंड कर रहा है और कासा रेशियो ग्रो कर रहा है। सेल में होएगा सर ब्रिटानिया 3895 से 3915, 3960 का स्टॉप लॉस है, 3750 का टारगेट। अब जो पैसा है वो बैंक्स में जाएगा, एंड दे विल बी अक्रॉस द बोर्ड प्रॉफिट बुकिंग इन हाई फ्लाइंग दी एफएमसीजी नेम, सो सेल ब्रिटानिया। चलिए भसीन साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन कॉल्स के लिए। तो ब्रिटानिया यहाँ पे सेल है,
विद द पॉसिबल टारगेट ऑफ 3750, याद रखिएगा 3960 का आपका स्टॉप लॉस रहेगा। बंधन बैंक लेके आइए, तीनों कॉल्स लेके आइए एग्जैक्टली। अगर आप देखिए उन्होंने क्या क्या कहा है उसको समझ लेते हैं इन टर्म्स ऑफ लेवल्स। बंधन बैंक बाय, आज बैंक्स में मूव है, कैपिटलाइज कर रहे हैं बैंक्स, और अगर आप देखें लगभग 315 के लक्ष्य के लिए स्टॉप लॉस 294। और इससे पहले कौन सी कॉल थी प्लीज जरा एक बार दिखाइएगा बंधन बैंक से पहले, और वो थी एनएमडीसी। देखिए मेटल्स में अच्छी खासी स्ट्रेंथ है और विद अ पॉसिबल टारगेट ऑफ 100 और 90 का स्टॉप लॉस लगा के एनएमडीसी को ये बाय करेंगे। ओके चलिए, हसीन साहब के बाद अमूमन हम फोकस करते हैं बीटीएससी ट्रेड्स पे, लेकिन एक बार मैं ब्रिटानिया का टेक चेक ले लेता हूं। ब्रिटानिया ने एग्जैक्टली अपने ऑल टाइम हाई से एक रिवर्सल दिया है। रिवर्सल शब्द मेरे ख्याल से बहुत टफ है, लेकिन सिंक हो रहा है वहां से डी लो की ट्रैजेक्टरी में। तो लेवल्स आपकी स्क्रीन पे इन पे नजर रखिएगा। राहुल, अब थोड़ा फोकस करते हैं बीटीएसटी ट्रेड्स के बारे में, वो ट्रेड्स जो कि हम कैरी कर सकते हैं। अगर आप पिछले आधे घंटे को देखें या फिर पूरे सेशन को देखें, दो भाग में आप बाइफरकेट कर सकते हैं। मेटल्स की एक्सट्रीम स्ट्रेंथ, लेकिन बीते एक घंटे में बैंक्स में बहुत स्ट्रेंथ थी। इसके मद्देनजर आप क्या कैरी करेंगे कल के लिए, बीटीएसटी या फिर एसटीबीटी? जी हाँ, मैं बैंक के साथ ही जाना चाहूंगा। मेरे हिसाब से इंडसइंड बैंक बीटीएसटी लिया जा सकता है। इसमें मुझे लगता है कि आई थिंक श्रीकांत जी का भी रिकमेंडेशन था इसके अंदर। इंडसइंड बैंक में तकरीबन 535-540 तक की जगह दिखती आते हुए, तो आई थिंक 510 के स्टॉप लॉस से इंडसइंड बैंक बीटीएसटी बनता है यहाँ पर। तो इंडसइंड बैंक श्रीकांत जी का भी बिल्कुल बीटीएसटी था और उनका ट्रेड एट 245 था। तो श्रीकांत जी, इंडसइंड बैंक पर आप भी क्या बीटीएसटी करेंगे? इस स्टॉक को एक बार रखिए सामने और देखिए, जब से बताया तब से चल रहा है वन साइडेड। ये 245 से सीधा देखिए मूव इसमें आ रहा है और गजब का मूव देखने को मिल रहा है। और आपका बीटीएसटी क्या होगा ये भी बताइए श्रीकांत जी। बिल्कुल, इनफैक्ट इंडसइंड बैंक या पकड़ लीजिए या एक्सेस लीजिए या स्टेट बैंक, सब में मोमेंटम काफी है और मार्केट वापस 324-325 के आसपास आ गया, यानी कि क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट काफी स्टॉक स्पेसिफिक हो रहा है, या तो शायद पूरा जो वेट है वो बैंक निफ्टी के ऊपर आ रहा है। बट साथ ही साथ मुझे लगता है कि बीपीसीएल भारत पेट्रो पे हमें फोकस करना चाहिए, क्योंकि ये स्टॉक काफी क्वाइटली 425-430 के रेंज के काफी नजदीक आके बंद हुआ है और ये स्टॉक मुझे लगता है कि शायद 455-460 के लेवल्स के करीब आएगा और इवेंचुअली मुझे लगता है कि इसमें वो कुछ जो भी डाइवेस्टमेंट होगा उसके बाद बड़ी तेजी बन सकती है। लेकिन आज की जो इसकी रैली है वो काफी इंटरेस्टिंग है। करंट लेवल से भारत पेट्रो को बाय किया जा सकता है, 430 के आसपास ट्रेड कर रहा है, 420 का स्टॉप लॉस रखना है और 455 के टारगेट्स के लिए इसे लॉन्ग कर सकते हैं। बात है बीपीसीएल, ये मैं जैसे देखिए वैक्सीन आई मेरा दिमाग इसी पे पहुंचा था उस समय। उसके बाद देखिए अभी आपको यतिन भी बता रहे थे कि एचपीसीएल, इंडसइंड बैंक खरीदना चाहिए। ये ऑयल मार्केटिंग कंपनियां आपको पैसा बनाकर देंगी, ये बात साफ समझ में आ रही है। ये वो ट्रेड है, देखिए ज्यादातर लोग जो आज लेंगे, जाहिर सी बात है, क्योंकि अगर दवा आती है तो सबसे पहले तो देखिए जो लोग घर से अभी भी बाहर नहीं निकले हैं वो निकलेंगे। और ये बात पक्की है कि फ्यूल की जो प्राइसेस हैं देखिए वो बढ़ेंगे और ये वो रिफाइनरीज हैं जिनको इसका फायदा देखने को मिलेगा। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी कच्चे तेल के दाम बढ़ेंगे, उसका फायदा भी देखिए इनको देखने को मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, पालिया साहब से पूछते हैं। पालिया साहब बताइए, आपका बीटीएसटी आइडिया कौन सा है? तो हेमंत जी, मेरा बीटीएसटी आइडिया रहेगा वो मेटल पैक्स रहेगा और जिंदल स्टील एंड पावर रहेगा। ये स्टॉक में जो प्रीवियस स्विंग हाई का ब्रेकआउट हुआ है, स्टॉक उसके ऊपर सस्टेन कर रहा है। आज भी अच्छी एक्शन थी, हालांकि थोड़ा सा ऊपर से थोड़ा सा एक प्रॉफिट बुकिंग जरूर देखने को मिला, बट सेटअप के हिसाब से स्टॉक का सेटअप पॉजिटिव है शॉर्ट टू मीडियम टर्म चार्ट पे। तो 211-12 के आसपास अभी ट्रेड कर रहा है, इसको हम बाय करेंगे। इसमें स्टॉप लॉस रखेंगे 208 रुपए का। टारगेट हमें लगता है इसमें देखने को मिलना चाहिए 220-225 तक के। तो जिंदल स्टील एंड पावर बीटीएसटी ट्रेड करेंगे। अगर आपकी इजाजत हो तो एक और स्टॉक है जो फार्मा पैक्स है, मैं रिकमेंड करना चाहूंगा। नेकी और पूछ वो कैश सेगमेंट का स्टॉक है सिंजिन। सिंजिन का सेटअप जिस तरीके से स्टॉक में जिस तरीके से ड्यूरिंग द डे एक्यूमुलेशन देखने को मिला है, स्टॉक में एक ब्रेकआउट ऑलरेडी हो चुका है। बिल्कुल प्रीवियस स्विंग हाई के आसपास जो बने थे इसके 504 के आसपास वहीं ट्रेड कर रहा है। 493 के आसपास अभी करंट मार्केट प्राइस है। 486 के स्टॉप लॉस से बाय करें। हमें लगता है इसमें 520 तक के टारगेट कल के सेशन में देखने को मिलना चाहिए। ओके, तो याद रखिए सिंजन करीब करीब 495 पे ट्रेड कर रहा है, इसको बाय करके चलिए। इट्स बीटीएसटी ट्रेड और मेरी आई थिंक लॉग बुक में एक चीज शो हो रही है
कि सिंजन जो थी हेमंत, कल प्रकाश जी की बाय कॉल थी दीवाने खास में। Yes. एक बार लेके आइए प्लीज सिंजन का चार्ट, और उन्होंने करीब करीब ये रिकमेंड की थी 477 के रेंज में, तो सिंजन वहां से 494 के जोन में ट्रेड करता हुआ। और याद रखिए इस लेवल पर अगर ये क्लोज होता है तो इट्स एन ऑल टाइम हाई क्लोजिंग फॉर सिंजन। अच्छा ट्रेड पकड़ा आपने पालवी साहब, और थैंक्स टू आई मीन मिस्टर दीवान एज वेल। दीवाने खास सिंजन आपकी स्क्रीन पे 495 पे। अच्छा ये दवा की खबर आने के बाद एक दवा थोड़ी सी नाराज सी हो गई है, और वो है मैकडोवेल्स। यूनाइटेड स्पिरिट्स लेके आइए राहुल। एग्जैक्टली अगर आप देखें इसे कहते हैं कैंडल रिवर्सल, इसे कैसे अप्रोच करेंगे आप? जी हाँ, बिल्कुल। स्टॉक ने एक तरह से कल का हाई क्रॉस नहीं किया और उसके बाद में एक तरह से बेरिश एनगल्फिंग कैंडल बन गई है। टेक्निकल भाषा में एक तरह से ये बेरिश मूव माना जाता है, बट प्लस पॉइंट ये है कि 575 के रेंज में आई थिंक इसका मल्टीपल सपोर्ट्स है। तो आई थिंक अगर किसी को यहाँ पर ट्रेड लेना है तो थोड़ा स्टॉक को कंसोलिडेट होने का वेट करे। मेरे हिसाब से अगर 575 का इसका जो एरिया अगर ब्रेक नहीं होता है तो इसमें बाउंस बैक आने को मिल सकता है। आई थिंक फ्रेश शॉट की अगर कुछ बात की जाए तो 575 के नीचे इसमें फ्रेश शॉट बनेगा, अभी नहीं। चलिए, तो अभी शॉर्ट का मौका सही नहीं है। शॉर्ट वाले ट्रेड देखने से कोई फायदा भी नहीं है वैसे, आप तो लॉन्ग साइड वाले ट्रेड देखते हैं। एक बार रिकैप कर देता हूं आपको, और जब आपको डायरेक्टर साहब एक बार वो भी दिखाइए काउंटडाउन कल का खिलाड़ी आज का। नीरज भी हमारे साथ थोड़ी देर में जुड़ेंगे, वो आपको एक स्टॉक बताएंगे। और पिछले कुछ दिनों से देखिए क्या गजब की रैली देखने को मिल रही है। एक बार स्टॉक 2020 का अपडेट दिखाइए डायरेक्टर साहब प्लीज। देख लेते हैं कौन कौन से स्टॉक्स हैं स्टॉक 2020 में। आज इस शो में बिल्कुल देखा ही नहीं, पता ही नहीं चला कि कौन कौन से शेयरों ने कमाल दिखाया। मुझे याद है प्राज इंडस्ट्रीज, कुछ कैश वाले स्टॉक्स की बात भी करते हैं। क्या गजब की रैली दिखाई थी। नीरज ने कल उसको नया खिलाड़ी का दर्जा दिया था। अच्छा मेरी टीम में देखिए आज क्विक हील ने अच्छा प्रदर्शन दिखाया। शुगर वाले स्टॉक्स भाग रहे थे, केसीपी 10% ऊपर करीब करीब, उगर में 5% की तेजी, चावल वाले शेयरों में 6% की तेजी देखिए एलटी फूड में देखने को मिली। एक बार नीरज की टीम भी सामने लाई है डायरेक्टर साहब, और एक बार वो पैकेज भी दिखाइए जहां पर आज स्टॉक सुझाए गए थे और क्या शानदार रैली देखने को मिली। मेजेस्को तो रोज भाग रहा है, मवाना शुगर 5% ऊपर, त्रिवेणी इंजीनियरिंग इसने नतीजे बहुत जोरदार पेश किए, साथ में बायबैक का फायदा भी मिला। तो देखिए ये भी भागता हुआ। तो थोड़ी देर में नीरज सामने आएंगे, लेकिन आप बताएंगे आपको उनका नया खिलाड़ी कौन सा है, कल का खिलाड़ी माफ कीजिएगा कौन सा है। लेकिन आइए देखिए एक स्टॉक 2020 का क्विक रिकैप। चीनी वाले स्टॉक्स आपको भागते हुए आज फिर से नजर आएंगे। अच्छा प्रदर्शन दिखा सकता है अवध शुगर, ये 10% का सर्किट वाला कैंडिडेट है। इसका सर्किट फिल्टर और उत्तम शुगर का सर्किट फिल्टर सोमवार को ही रिवाइज होकर 10% का हुआ है। 5% से तो पहले ये चलते नहीं थे। अब देखिए ये खबर आई है तो आज ये सर्किट लगते हुए आपको नजर आएगा। आज सेक्टर ऑफ द डे तो यही है। बलरामपुर चीनी 5% ऊपर, धामपुर 3% ऊपर, उत्तम 6% ऊपर, मवाना 5% ऊपर देखिए आपको कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। ये पूरा के त्रिवेणी इसके नतीजे अच्छे आए और बायबैक की योजना ये भाग रहा है। अवध 8% ऊपर, केसीपी 11, ये 20% का कैंडिडेट है। उगर शुगर भी 6-6.5% ऊपर, इस पर भी राय लेते हैं। तो शुगर और ये इथेनॉल वाले स्टॉक साहब में क्या गजब की मूव आज देखने को मिला। सुदीप सर, आज हम लोगों ने सुबह सुबह एक न्यूज ब्रेक ये करी थी कि एमएसपी जो है वो सरकार जल्द बढ़ा सकती है। लक्ष्मण रॉय की एक्सक्लूसिव न्यूज थी, वो ये कह रहे हैं कि अगर इस हफ्ते कैबिनेट हुई तो इस हफ्ते ही बढ़ सकता है, यानी कल हो सकता है फिर ये फैसला। और आज खबरें ये भी आ रही हैं कि देखिए सरकार इथेनॉल की ब्लेंडिंग के ऊपर और फोकस कर रही है। आज हमने देखा कि क्या गजब का मूव फिर से प्राज इंडस्ट्रीज ने दिखाया। शुगर इथेनॉल में कोई सेक्टर में कोई कंपनी जो आपको अच्छी लगती हो? ये देखिए जो न्यूज फ्लो बेस्ड मूवमेंट, प्राइस मूवमेंट आया है, जैसे आप कह रहे हैं एमएसपी बढ़ने की उम्मीद है और इथेनॉल प्राइसेस में भी इवेंचुअली इंक्रीज होने की उम्मीद है, और इसी के चलते पॉजिटिव मोमेंटम काउंटर्स में देखने को मिल रहा है। हम थोड़ा शुगर सेक्टर जनरली अवॉइड करते हैं। हम लोगों को लगता है कि बहुत ही स्पेकुलेटिव इंटेंसिटी यहाँ पे रहता है और तरह तरह के फैक्टर्स यहाँ पे काम करते हैं। एक तो ग्लोबल प्रोडक्शन, डिमांड, सप्लाई, दूसरी बात है जो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स
पॉलिटिकल कंपल्शंस भी कुछ हैं, क्योंकि यहाँ पे 3-4 पार्टिसिपेंट होते हैं, एक शुगर मिल ओनर्स होते हैं, एक फार्मर्स होते हैं, और जो प्रोक्योरमेंट सरकार की तरफ से होता है वो भी एक रोल प्ले करता है। तो ओवरऑल मैं ये कहूंगा कि अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए प्ले करना चाहते हैं तो जरूर आप जो दिग्गज शुगर कंपनी है वहां पे खरीदारी कर सकते हैं कुछ देर के लिए, पर लंबी अवधि के लिए मैं पोर्टफोलियो में स्टॉक खरीदने के लिए या रिटेन करने का सलाह नहीं दूंगा। टेक्निकली एक बार फिर इस स्पेस को देखते हैं डायरेक्टर साहब प्लीज। धामपुर शुगर आपकी स्क्रीन पे 141 पे। आई थिंक आज की इस खबर पे जिस प्रकार का टेक्निकल रिएक्शन है, मैं फंडामेंटल रिएक्शन की बात नहीं कर रहा हूं, मैं टेक्निकल रिएक्शन की बात कर रहा हूं। अगर देखिए थोड़ा सा ऊपर से ट्रिम हुआ है, लेकिन फिर भी धामपुर शुगर ने एक अच्छी क्लोजिंग दी है एट एग्जैक्टली 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। और एक स्टॉक और मैं इनफैक्ट देख रहा था, लेट्स टेक इंडिया ग्लाइकोल्स 297 पे, इसकी भी अच्छी क्लोजिंग है। देखिए बहुत स्ट्रॉन्ग न्यूज फ्लो के बाद चल के स्थिर हुए थोड़ा सा ये। राजेश जरा प्लीज इंडिया ग्लाइकोल्स, प्राज इंडस्ट्रीज, बलरामपुर चीनी, धामपुर शुगर, इसमें जैसे पोजिशनल प्रोस्पेक्टिव से अगर कुछ कैरी करना हो तो आप क्या कैरी करेंगे? देखिए वीरेंद्र जी, सेटअप के हिसाब से अगर देखें तो सभी स्टॉक्स में देखें तो एक नैरो रेंज में कंसोलिडेशन जरूर हो रहा है, और जैसा कि आप बता रहे हैं कि न्यूज फ्लो है स्टॉक में, तो आज जरूर हरकत देखने को मिली। और एक नियर टर्म चार्ट पे एक माइल्ड ब्रेकआउट हम जिसको बोल सकते हैं, वो इंटेंसिटी नहीं है बट एक माइल्ड ब्रेकआउट जरूर कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है। और मुझे लग रहा है कि अगर ये कल के सेशन में वापस फॉलोअप बाइंग आएगी तो एक नियर टर्म चार्ट पे ब्रेकआउट होगा। धामपुर के सेटअप के हिसाब से भी ये स्टॉक अट्रैक्टिव लग रहा है। 137 यहां से एक इसका स्टॉप लॉस होगा इस ट्रेड को प्ले करने के लिए। और मुझे लगता है कि धामपुर शुगर में अगर यहां से मूव एक्सटेंड होता है तो 154 156 तक का मूव इसमें एक्सटेंड होते हुए दिखेगा। आपने जो दूसरा स्टॉक टच किया था वो इंडिया ग्लाइकोल, अगर ये स्टॉक में भी देखें तो सेम बिहेवियर और सेम सेटअप है ये स्टॉक का। ये स्टॉक में भी हमें लग रहा है कि यहां से 315 तक के लेवल इंडिया ग्लाइकोल में देखने को मिल सकते हैं। अभी करंट लेवल पे अगर हम देखें तो 297 के आसपास ट्रेड कर रहा है। स्टॉक में एक ऑलरेडी ब्रेकआउट हो चुका है, अगर डेली सेटअप के हिसाब से देखें तो एक डाउन स्लोपिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट ऑलरेडी हो चुका है और उसके ऊपर अभी सस्टेन कर रहा है। तो हमें लगता है इंडिया ग्लाइकोल भी 315 तक के टारगेट के लिए बाय किया जा सकता है। इसमें जो स्टॉप लॉस रखना होगा करंट लेवल के हिसाब से वो होगा 292 के आसपास। ठीक बात है। तो देखिए इन तमाम स्टॉक्स के ऊपर फोकस करिए, लेकिन एक अच्छी चीज ये नजर आ रही है कि देखिए अभी हम लोग मदरसन सुम्मी की बात कर रहे थे और आपको सुदीप बंदोपाध्याय साहब कह रहे थे उनको पसंद है दिन के हाईस पर। ध्यान रखिए कल सुबह ग्लोबली लिंक्ड स्टॉक्स भागेंगे इन मदरसन सुम्मी, इसलिए हमने आपको मैनेजमेंट की देखिए बयान भी सुनाया। कल सुबह आप सब फोकस करेंगे कि चौतरफा ग्लोबली रैली देखने को मिली है। देखिए इस समय ये स्टॉक में एक अच्छी रैली बनती हुई आपको नजर आ रही है। मेटल शेयरों में देखिए कल सुबह फिर से अच्छा एक फोकस देखने को मिलेगा, क्योंकि ग्लोबली देखिए फिर रिकवरी देखने को मिल रही है। और क्या शानदार रैली, अभी 4 मिनट है। नीरज के पास एक बार चलते हैं, उनसे एक हिंट लेते हैं। नीरज कौन से सेक्टर पर फोकस कर रहे हैं? 4 मिनट का वक्त है अभी आपके पास, लेकिन आज हमने ये कहा है कि सब एक्सपर्ट से जाकर एक बार बात की जाए तो पूछा जाए कि सेक्टर कौन सा चुन रहे हैं। आप शेयर बाद में बताइएगा, लेकिन कम से कम सेक्टर का फीलर हमें दें। सेक्टर वो है जो जिस पे पूरी गाड़ी चल रही है, दुनिया चल रही है, पहिया घूमता रहना चाहिए। अच्छा, तो ऑटो सेक्टर है, मतलब ऑटो सेक्टर में गजब की मूवमेंट देखने को मिला भी है। अच्छा, आज भी इस सेक्टर के दूसरे स्टॉक्स, चलिए मैं देखता हूं एफएनओ वाले स्टॉक्स। आपका तो कैश वाला है स्टॉक का, राइट? आप कैश वाला स्टॉक बताने वाले, लेकिन एफएनओ वाले स्टॉक्स आप देखिए। अशोक लेलैंड अब तक जो नहीं चले हैं ना, वहां पर एक मूव देखने को मिल रहा है और ये अच्छी बात है। राहुल जी, ये मदरसन सुम्मी, अशोक लेलैंड या कोई ऑटो स्टॉक जो आपको अच्छा लगता हो चार्ट्स पर? जी, मेरे हिसाब से अशोक लेलैंड पे यहाँ पे ध्यान दिया जा सकता है। अशोक लेलैंड अगर वीकली बेसिस पे भी देखें तो पिछले 5-6 हफ्तों के एक तरह से एक अंडर परफॉर्मेंस के से बाहर निकलता हुआ दिख रहा है। मेरे हिसाब से स्टॉक पे 65 तक पोजिशनल ट्रेडर्स के लिए ऊपर में जगह है और इमीडिएट में मुझे लगता है कि 55 से लेके 55 से लेके 58 तक के लक्ष्य देखने मिल सकते हैं। तो मेरे हिसाब से अशोक लेलैंड बाय करके चल सकते हैं। स्टॉप लॉस रहेगा 49.5 का। अच्छा, एक स्टॉक और लेते हैं, फिर चलते हैं नीरज जी के पास, और उसमें है वोल्टास। राजेश जरा इस स्टॉक को देखिए, मई से लेकर इनफैक्ट मई क्या जून फर्स्ट वीक से लेकर ये डिफरेंट ब्रांचेस में चला है। डायरेक्टर साहब प्लीज चार्ट लेके आइएगा इसका। एक वर्टिकल राइज, देन लगभग 20 दिन का कंसोलिडेशन, फिर एक वर्टिकल राइज, फिर 20 दिन का कंसोलिडेशन।
चार्ट्स थोड़ा सा लंबे रखेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। इस बार एक बार फिर से उस वर्टिकल राइज के दौर की शुरुआत हुई है। 610 कैसे अप्रोच करेंगे, 607 कैसे अप्रोच करेंगे आप इसको? नहीं वीरेन जी, अगर सेटअप देखें तो सेटअप तो पॉजिटिव है स्टॉक का, और स्टॉक ने पिछले दिनों में काफी अच्छा एक्यूमुलेशन दिखा है और मुझे लग रहा है कि बिल्कुल ऑन ए वर्ज ऑफ ब्रेकआउट है। बस प्राइस एक्शन का वेट है, 610-15 का रेंज एक बार जैसे क्रॉस करेगा कैश साइड लेवल के हिसाब से अगर बात करें तो स्टॉक में एक अच्छा मूव आना चाहिए जो कि एक्सपेक्टेड है, और हम इसको पिछली 2-3 सीरीज से इसको ट्रैक कर रहे हैं। तो स्टॉक में जिस तरीके से सीरीज ऑन सीरीज जिस तरीके से डेटा बने हैं ये बिल्कुल ऑन ए वर्ज ऑफ ब्रेकआउट है। 640-650 तक के टारगेट हमें लगता है पोजिशनल बेसिस पे देखने को मिलेंगे। अभी इमीडिएट इसका जो हर्डल है वो 610 से 12 की रेंज में, अगर वो लेवल एक बार क्रॉस होता है तो फिर इसमें एक शार्प अप मूव देखते बनेगा। तो इसको बाय ऑन डिप्स रखे स्ट्रेटेजी इसमें 590-95 के आसपास इसका अच्छा सपोर्ट है, वही स्टॉप लॉस से इसको एक्यूमुलेट करें स्टॉक को। जैसे ही ब्रेकआउट होगा तो स्टॉक में एक अच्छा मूव 640-650 तक आएगा। ठीक बात है। चलिए अब तो वोल्टास के ऊपर रखिएगा नजर, और देखिए आज करीब करीब 1 मिनट का वक्त अभी बाकी है, 1.5 मिनट का। चलिए कुछ और स्टॉक्स, मेटल्स में कोई मेटल जो आप बीटीएसटी करना चाहते हो, जो आपको पसंद आता हो श्रीकांत जी, क्योंकि मेटल्स भी गजब का मूव दिखा रहे हैं। मुझे याद है मेटल्स आपने बहुत सही समय पर पहले भी पकड़े हुए हैं। कोई मेटल जो आपको अच्छा लगता हो चार्ट्स पर? देखिए यहाँ पे मुझे लगता है कि जो जिंदल स्टील एंड पावर है यहाँ पे ही काफी अच्छी तेजी बनी है, और इसने अगर आप देखेंगे तो इसके आउट परफॉर्मेंस के बेसिस पे जो इसके मार्च और फरवरी के जो हाइस थे वो उसने क्रॉस कर लिए हैं। तो ये काफी बड़ा एक मैं बोल सकता हूँ कि डेवलपमेंट है बेस्ड ऑन टेक्निकल्स। और अगर इस स्टॉक को देखें तो मुझे लगता है कि शायद ये स्टॉक 250 के लेवल्स को भी छू सकता है। तो जेएसपीएल को मुझे लगता है कि एवरी डे बीटीएसटी के बेसिस पे लिया जा सकता है, और साथ ही साथ एक पोजिशनल बाय भी बनेगा ये। तो करंट लेवल से इसे बाय करें, 205 का स्टॉप लॉस रखें और 220-222 के टारगेट्स रख सकते हैं। ऑलराइट, चलिए तो जेएसपीएल और मेटल्स में क्या गजब की रैली देखने को मिली है। पर डाउ फ्यूचर्स जब ऊपर हो, अमेरिका के बाजारों में और अच्छी तेजी देखनी हो, 300 पॉइंट हो गया है देखिए डाउ फ्यूचर्स ऊपर। इसलिए मैं कह रहा हूं ये मेटल्स वाला पॉकेट, ग्लोबली लिंक्ड स्टॉक्स, टाटा मोटर जैसे शेयर, ये सब देखिए फोकस में होंगे। कल सुबह सुबह हम इन्हीं की बात कर रहे होंगे, लेकिन अब देखिए उल्टी गिनती 13, 12, 11, 10। नीरज हमारे साथ बने हुए दिखाइए, कल का खिलाड़ी आज, उनसे जानते हैं। नीरज बताइए कौन सा स्टॉक आप चुन रहे हैं इस समय? देखिए मैंने आपको इशारा किया था कि चलती का नाम गाड़ी है, और गाड़ी वो भी बहुत महत्वपूर्ण होती है जो आपके जीवन को चलाती है। केवल आपको आनंद के लिए नहीं गाड़ी चलाना, लाइफ में लाइवलीहुड के लिए चलाना है। तो हमने जो स्टॉक चुना है वो 3 व्हीलर बनाने वाली कंपनी है, अतुल ऑटो। ये गुजरात बेस्ड कंपनी है, और इसको चुनने की बड़ी खास वजह ये है कि इसके नंबर्स आप देखिए जो जुलाई में इन्होंने दिए हैं, कमजोर नंबर है, 62% इनकी सेल्स घट गई है, क्योंकि पूरा कारोबार चौपट था। तो 3 व्हीलर्स बिकते नहीं, क्योंकि 2 तरह के 3 व्हीलर बनाते, एक पैसेंजर वाले और एक कार्गो के लिए, तो वो बिक्री गिरी। तो वही ट्रिगर था मेरा कि इस स्टॉक को चुना जाए, क्योंकि ये स्टॉक एक जमाने में अभी हाल फिलहाल तक बहुत जबरदस्त प्रदर्शन दिखाने वाला था। अब वहां पे चूंकि बिक्री कम हुई, कोविड का इंपैक्ट पड़ा, तो इस स्टॉक को चुना जाना चाहिए। देखिए बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। इसमें 3 व्हीलर के जो सेगमेंट है उसमें 2 ही 3 बड़े कॉम्पिटिटर हैं, बजाज ऑटो या अतुल ऑटो हैं, जो बड़े पैमाने पे कामकाज करते हैं। और अब इस स्टॉक में रिकवरी, इस कंपनी के कामकाज में रिकवरी देखने को मिल रही है, तो इसलिए इसको चुना है। हमारा एक क्राइटेरिया आजकल हमने लगा रखा है कि वैल्यूएशन सस्ते होने चाहिए, क्योंकि जब सब तरफ बहुत तेजी बन गई, भाग रहे हैं, तो आपको वो स्टॉक्स बताएं जो इस समय भी सस्ते मिल रहे हैं और बाद में फिर उनमें और बड़ी तेजी की संभावना है। तो इस स्टॉक का वैल्यूएशन आप देखिए 6.5 के पी पे अवेलेबल है। बजाज ऑटो से आप कंपेयर कर लीजिए, चूंकि वही एक 3 व्हीलर में है बड़े प्लेयर के तौर पे, तो अगर आप उनको 2 व्हीलर का डिस्काउंट दे दें तब भी वो 19 के पी पे है। मैं अगर उसको 10 का भी पी मान के चलूं तो भी एक बहुत नीचे ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। तो मुझे लगता है कि इस स्टॉक को ध्यान में रखना चाहिए। 3 व्हीलर्स का प्योर प्ले है ये, और कंपनी का परफॉर्मेंस जो है अगर क्वार्टरली देखें तो आपको इंटरेस्टिंग दिखेगा, और वो देखना जानना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि इन्होंने बहुत अच्छे नंबर पेश किए थे लगातार। पिछले 4 क्वार्टर्स में आप देखिए 150 करोड़ से ज्यादा का जो रेवेन्यू करते करते ये दिसंबर क्वार्टर में इन्होंने 200 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू किया, लेकिन मार्च क्वार्टर में गिरे क्योंकि दिक्कतें वहीं से शुरू हो गई थी, तो उसका इंपैक्ट इनके ऊपर देखने को मिला। लेकिन फिर भी ये पूरे ईयर की क्लोजिंग जो है 625 करोड़ में सक्सेसफुल रहा, जबकि FY19 में 660 करोड़ की क्लोजिंग की थी, और 53 के सामने 52 करोड़ का प्रॉफिट भी उन्होंने दिखाया। तो ईयरली बेसिस पे
बहुत दिक्कत नहीं रिजल्ट थे, आखिरी क्वार्टर दिक्कत में था। अब वहां से गाड़ी चूंकि सबकी सुधर चुकी है, टाटा मोटर्स जैसे इतने खराब नतीजों के बाद स्टॉक को लोग लाइक कर रहे हैं क्योंकि उसमें होप बन रही है, आपकी उम्मीदें बन रही हैं, तरह तरह की खबरें आ रही हैं। तो इस स्टॉक को भी मुझे लगता है कि वही रिस्पांस वही मिलेगा इन्वेस्टर्स की तरफ से और ट्रेडर्स की तरफ से, क्योंकि ये स्टॉक लगातार अब परफॉर्म करता हुआ दिख रहा है। ऑटो कंपनीज में अच्छी बात ये होती है कि डेट फ्री है, ये कंपनी कंप्लीटली डेट फ्री है और अभी भी अपने बुक वैल्यू को 1.1 के लेवल पे ये अवेलेबल है। तो मुझे लगता है ये स्टॉक बहुत ही अट्रैक्टिव है। अपने जो 52 वीक हाई है 300 रुपए का, उसके सामने आधे के आसपास बिक रही है। तो इस स्टॉक को रडार पे रखना चाहिए। नंबर सजेस्ट कर रहे हैं कि आपको खरीदारी करनी चाहिए और जो सेल्स के नंबर आ रहे हैं मंथली वो और क्राइम तौर पे आपको सजेस्ट कर रहे हैं कि इसको खरीदिए, क्योंकि अब यहां से सेल्स आपको बढ़ती हुई दिखेगी। तो मुझे लगता है कि अतुल ऑटो जरूर खरीदना चाहिए। एक फिगर और दे दूं, उसके बाद मैं क्लोज करता हूं। इनका रेवेन्यू मिक्स देखना बहुत जरूरी है कि किस तरीके से है। इनके रेवेन्यू मिक्स में जो टोटल सेल है उसका 90% करीब घरेलू मार्केट से आता है, 10% ये एक्सपोर्ट करते हैं क्योंकि इनका शुमार ग्लोबल कंपनीज में भी होता है। अब उस 90% में भी आप देखिए 39% कार्गो से आता है, जो 3 व्हीलर कार्गो के लिए बनाते हैं, और 55% आता है जो पैसेंजर 3 व्हीलर बनता है। तो जैसे जैसे रिवाइवल शुरू हो रहा है दोनों सेगमेंट में, तो वहां पे इसमें अच्छे नंबर्स भी आएंगे। तो अतुल ऑटो मेरे हिसाब से खरीदारी करनी चाहिए। और जो थोड़े पुराने इन्वेस्टर उनको याद होगा, ये स्टॉक 5 रुपए से 700 रुपए गया था, लेकिन वो पुरानी 6 साल पुरानी स्टोरी है, लेकिन इस स्टॉक ने लोगों को करोड़पति बनाया है। तो रिवर्सल का वक्त है। अगर आप देखें तो नीरज जी की पूरी जो बात थी उसका जो क्रक्स था ये था, और रिवर्सल इस स्टॉक ने आज लिया भी है। स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम्स डे हाई की ट्रैजेक्टरी में 50 डीमा ये 100 डीमा के ऊपर है। एक बार टेक्निकल चेक ले लेते हैं इस पे। एक राजेश, आपकी राय क्या होगी? और आज का ये ब्रेकआउट आना था, यकीनन आना था, क्योंकि इसने आप ये देखिए कि लगभग अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त कंसोलिडेट किया बहुत शानदार तरीके से। आपको लगता है कि इस ट्रांच में ये 196 या फिर पॉसिबली 220 के जोन में जा सकता है? कैसे एक्सप्लेन करेंगे आप इसको चार्टिकली, राजेश पालवे जी? हाँ, तो वीरेंद्र जी अगर हम देखें तो स्टॉक में जो एक बेस फॉर्मेशन एक्टिविटी तो ऑलरेडी ओवर होते हुए दिख रही है, और जो स्टॉक में आज मूव आया विथ वॉल्यूम एक्शन, ये दर्शाता है कि कहीं ना कहीं अब ये स्टॉक एक जो मल्टीपल सप्लाई जोन था उसका ब्रेकआउट करते हुए दिख रहा है। मुझे लगता है कि अब ये स्टॉक में 190 एक इमीडिएट लेवल है, वो लेवल क्रॉस होते से बेस कंफर्मेशन हो जाएगा स्टॉक का, और फिर स्टॉक में एक बड़ा मूव बनेगा। मुझे लग रहा है कि जो एक्यूमुलेशन हुआ है 3 महीने 4 महीने का एक टाइम फ्रेम देखें तो जो एक्यूमुलेशन हुआ है 3-4 महीने में, और आज इसमें जिस तरीके के मूव है, तो लगता है कि 190 का एक बार ब्रेकआउट होते से स्टॉक में 220 तक के टारगेट आते हुए दिखना चाहिए, क्योंकि जो कंसोलिडेशन हुआ ये करीब हुआ है 30 रुपए का। अगर इसका देखें तो 30 रुपए का स्विंग था इस कंसोलिडेशन का, तो ऑलमोस्ट मुझे लगता है कि यहां से 190 के ब्रेकआउट के बाद 220 तक के टारगेट, इमीडिएट टारगेट देखने को मिलना चाहिए। ठीक बात है। तो अतुल ऑटो मुझे याद है वो ये बढ़िया स्टॉक है, और देखिए आज नीरज ने बताया तो 12-13% ऊपर ये स्टॉक इस समय कारोबार करता हुआ कल इनकी टीम में शामिल होगा। और भी बहुत सारे देखिए मिड कैप्स हैं जिनके ऊपर आपका फोकस होना चाहिए। आज शानदार दिन था बहुत सारे स्टॉक्स के लिए, और लार्ज कैप्स में खासतौर पर देखिए आज दिन था प्राइवेट बैंक्स का, मेटल्स का। तो एक बार रैप अप करने की तरफ बढ़ते हैं, दिखाते हैं आपको कौन से वो स्टॉक्स हैं जिन्होंने बढ़िया प्रदर्शन दिखाया है। तो बैंक्स लेड तेजी थी आज, 350 पॉइंट 350 पॉइंट के आसपास की देखिए रैली देखने को मिली बैंक्स में। इंडसइंड बैंक का ये BTST आइडिया था, श्रीकांत जी का SBI ये BTST आइडिया था। इन सब के ऊपर देखिए कल भी हमारा फोकस रहने वाला है। एक्सिस बैंक का पसंद आ रहा था आज हमारे एक्सपर्ट्स को इसी शो में। BPCL HPCL की देखिए बात हुई, इन स्टॉक्स के ऊपर कल सुबह सुबह फोकस होगी। वैक्सीन जो लॉन्च हो रही है देखिए, जिसको रशिया रजिस्टर करा रहा है, ये वो खबर थी जिसके चलते सोने और चांदी में गिरावट हुई। अगले शो में सोने और चांदी पर भी बात होगी, लेकिन देखिए आज ऑयल मार्केटिंग कंपनियों में बैंक्स में रैली देखने को मिली। ध्यान रखिए ये खबर बैंक्स के लिए भी बहुत पॉजिटिव है। इकोनॉमी खुलती है तो देखिए बैंक्स के लिए बहुत ही बढ़िया संकेत होगा, और ये अगस्त की सीरीज जो है फिर वो इसके लिए जानी जाएगी। बहुत सारे अच्छे स्टॉक्स JSPL में देखिए BTST आइडिया आपको दिया गया। ये तमाम मेटल स्पेस के स्टॉक्स थे जिन्होंने बढ़िया प्रदर्शन दिखाया। और आज सुबह सुबह वीरू जो 200 रुपए के पार निकला ना,
आईटीसी नीरज एक मैसेज भेज रहे थे, बोले लड्डू बटे हैं आज पूरे बाजार में, 200 रुपए के ऊपर देखिए निकल गया आईटीसी जैसा स्टॉक, और ये 204 इस समय कारोबार कर रहा है। 208 210 तक का देखिए टारगेट्स की बात आज सुबह सुबह पालिया साहब हमारे मेहमान कर रहे थे, और देखिए 209 तक तो ये जाकर आया ही है। तो आज अच्छा कॉल था, वो सुबह का पहला ट्रेड था हमारा, और शानदार तेजी वहां पर देखने को मिली। एचडीएफसी बैंक जैसे स्टॉक्स ने देखिए अच्छा प्रदर्शन दिखाया, इवन एचडीएफसी लिमिटेड ने आज आउट परफॉर्मेंस दिखाया। तो दर्जनों स्टॉक हैं जिन्होंने अच्छा प्रदर्शन आज के सत्र में दिखाया, और ये जो दिन था आज का, आप कह सकते हैं जैसा कि हम आज सुबह अनुमान लगा रहे थे तेजी का सिक्सर लगेगा, तो देखिए तेजी का सिक्सर आज लग गया है। बजियां छठे दिन लगातार भारतीय बाजारों में तेजी के साथ जाकर समाप्ति हो रही है, और इससे बढ़िया संकेत तो हो नहीं सकते बुल्स के लिए। तो फैंटास्टिक सेशन वीरू। फैंटास्टिक सेशन। और आखिरी के अगर आप देखें सिर्फ मिनटों में कुछ मैं एक बात कहूंगा कि एचडीएफसी बैंक जो डे हाई पे क्लोज हो रहा है, ये एक्सट्रीम कॉन्फिडेंस कैरी करके ले जा रहा है कल के सेशन के लिए, क्योंकि ये तेजी खोखली नहीं है। याद रखिए एचडीएफसी बैंक एग्जैक्टली अपने 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को किस कर रहा है। 29 जून का दिन था, मुझे अच्छी तरह याद है, राहुल की एक कॉल थी एग्जैक्टली इन्हीं लेवल्स पे कि बाय करो, तो एचडीएफसी बैंक ओवरशूट करके अगर आप देखें करीब करीब 1150 तक का मूव देके आया था। तो एचडीएफसी बैंक पे कल मॉर्निंग पे आपको नजर रखनी है। और कुछ स्टॉक्स जो कि बहुत अच्छा मूव देखे जा रहे हैं इस क्रम में अगर आप देखें तो आज अलग अलग स्पेस से अगर आप देखिए, चाहे मेटल्स हो, चाहे बैंक्स में से एक्सिस बैंक हो, मेटल्स में से जेएसडब्ल्यू स्टील, जेएसपीएल हो, सब काफी स्ट्रॉन्ग कंट्रीब्यूशन देखे जाते हुए। वोल्टास अगर आप देखें डे हाई की ट्रैजेक्टरी में, और साथ ही साथ आईटीसी, रामको सीमेंट्स, एनएमडीसी, ये कुछ स्टॉक्स रहे जो कि काफी स्ट्रॉन्ग मूव देखे जाने की कोशिश करते हुए। टॉप ओआई गेनर्स कौन कौन से थे एक बार देख लेते हैं, वो स्टॉक्स जहां पे काफी अच्छी खासी तेजी थी और जहां पे काफी स्ट्रॉन्ग ओआई एडिशन हुआ। इस क्रम में इंडियाबुल्स हाउसिंग, मदरसन सुमी और श्री सीमेंट और एनआईटी टेक आज स्ट्रॉन्ग ओआई लेके ऐड हो रहे हैं। हेमंत बिल्कुल, तो देखिए आज का सेशन 11,300 के ऊपर जाकर निफ्टी ने समाप्ति दी है, ये बढ़िया समाप्ति मानी जाएगी। और बैंक निफ्टी आज सुबह भी देखिए हम इसी स्क्रीन पर थे, मार्केट की ओपनिंग जब कर रहे थे और कह रहे थे कि ये 22,000 के ऊपर है, तो बहुत शानदार बात है। और आप देखिए ये 22,250 के पास चला गया, 350 पॉइंट की तेजी यहाँ पर देखने को मिल रही है। करीब करीब 250 पॉइंट ऊपर जाकर आज सेंसेक्स ने भी समाप्ति दी है। मिड कैप में थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग जरूर देखने को मिली है, लेकिन आपको ये पिक्चर देखनी चाहिए। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो एडवांसेस अभी भी ज्यादा हैं डिक्लाइंस के मुकाबले, तो अच्छा सेशन रहा। अब देखिए 11,300 के ऊपर जाकर हम समाप्ति दे रहे हैं। इससे पहले हम 11,200 पर जा रहे थे, और देखिए एक हल्के हल्के चल करके हम कभी 50 पॉइंट कभी 100 पॉइंट ऊपर की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। एक और नया लो लगाते हैं निफ्टी में इंट्राडे में, और ये पिछले 8 दिन में अगर आप देखें तो लोअर लोज लगा रहा है बाजार, तो ये बहुत ही बढ़िया संकेत है। 22,240 के आसपास, 50 के आसपास आप कह सकते हैं आज क्लोजिंग हुई है। लाइए दिखाइए डायरेक्ट साहब सारे के सारे स्टॉक्स, और आज कौन कौन से शेयरों ने आज बढ़िया प्रदर्शन दिखाया। जी एंटरटेनमेंट 5% ऊपर, जेएसडब्ल्यू स्टील में 4% की तेजी देखने को मिली। एक्सिस बैंक का हम आपको बता रहे थे 420 रुपए के भाव पर देखिए इन्होंने दरअसल पूंजी जुटा ली है, और ये बहुत ही बढ़िया खबर है। तो आज देखिए 4% ऊपर। बीपीसीएल और एचपीसीएल और आईओसी आखिरी कुछ घंटे के ट्रेड्स थे जो आपको बताए गए। और ये देखिए ये शुगर वाला सेक्टर जो आज सीएनबीसी आवास की एक्सक्लूसिव खबर थी, त्रिवेणी के तो नतीजे भी अच्छे थे। केसीपी ने 10% की तेजी दिखाई, आंध्रा शुगर ने भी करीब करीब 5% के पॉजिटिव रिटर्न्स दिखाए। अतुल ऑटो ये था आज नीरज का कल का खिलाड़ी, आज कल भी नजर होगी। 13% की रैली, शानदार रैली देखने को मिली। और नया खिलाड़ी तो देखिए जो परसों दिया था वो आज भी प्राज इंडस्ट्रीज क्या शानदार प्रदर्शन दिखा रहा है। जीईटीएनडी ये आज आशीष का सुबह जैकपॉट स्टॉक था, और जहां उन्होंने बोला वहां पर देखिए 10% का सर्किट लग गया, और सर्किट पर ही जाकर इसने समाप्ति दी है। क्योंकि स्टॉक 2020 की मेरी टीम में शामिल था, 10% की रैली स्टॉक ने दिखाई है। नतीजे बहुत ही जबरदस्त आए थे। मेजेस्को में देखिए पिछले 10-12 दिन से लगातार अपर सर्किट ही लग रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर इनकी यूएस की सब्सिडी है, उसके लिए बोली जो लगाई गई थी वो रिवाइज करके ऊपर की तरफ लगाई गई है और बढ़ा दी गई है। मदरसन सुमी ये तमाम स्टॉक्स है जिनके ऊपर सेल जैसे शेयरों पर कल भी नजर रहेगी। जेएसपीएल पर भी, क्योंकि देखिए ये वो सेक्टर है जो फोकस में रहेगा। ग्लोबली लिंक स्टॉक्स और मेटल शेयर कल भी फोकस में रहेंगे। इंडियाबुल्स हाउसिंग ने बहुत ही शानदार प्रदर्शन दिखाया, देखिए करीब करीब 5.25% ऊपर, 200 रुपए के ऊपर ये लगातार कारोबार कर रहा है। यहाँ भी फंड रेजिंग की खबरें पिछले कई दिनों से देखिए चल रही हैं। देखते हैं ये फंड रेज किस भाव पर करते हैं और किस तरह से करते हैं, इसके ऊपर फोकस होगा। लेकिन टाइटन
यहाँ नतीजे उन्होंने डिसअपॉइंट किया, तो आप देखिए 3.5% नीचे यहाँ पर जाकर समाप्ति हुई। श्री सीमेंट में भी गिरावट की वजह नतीजे ही हैं 4% नीचे, और सिप्ला में थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। यूपीएल काफी भाग गया था, तो यहाँ पर कुछ मुनाफा वसूली देखने को मिली। ये थे आज के निफ्टी के लूजर्स जिन्होंने थोड़ा सा दबाव बनाया। तो हमें पता है एक में मुनाफा वसूली और इनमें नतीजों का असर देखने को मिला, वरना कोई और चिंता की बात वीरू नजर आ नहीं रही है। इससे बढ़िया समाप्ति हो नहीं सकती बाजार की। जी हाँ, समाप्ति अच्छी है। लेट्स होप फॉर द बेस्ट की दवा का असर आज वॉल स्ट्रीट पर भी दिखाई दे हेमंत, और वॉल स्ट्रीट पहले से ही काफी स्ट्रॉन्ग अंदाज में चल रहा है। आज के 4 स्टॉक्स सिर्फ मैं यहां पे बयान कर देता हूं जो कि कल के लिए एक्सट्रीम कॉन्फिडेंस कैरी कर रहे हैं। याद रखिए, इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस, मदरसन सुमी, स्पेशली जब हमने 245 पे डिस्कस किया, इसमें काफी बड़ा मूव आया। उसके बाद अगर आप देखें तो बैंक निफ्टी और चौथा रामको सीमेंट्स, ये 4 चीजें कल के लिए बहुत स्ट्रांग ओआई कैरी करके ले जा रहे हैं। और साथ ही साथ एचडीएफसी बैंक डे हाई पर काफी स्ट्रांग लॉन्ग ओआई एडिशन यानी खुले सौदे लेके जा रहा है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, श्रीकांत, राहुल, राजेश जी और सुदीप जी इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए और सभी स्टॉक्स और इंडस्ट्रीज पर ख्याल रखने के लिए। हेमंत, 2020 में आज कैसा रहा हाल? आइए लाते हैं वो प्लेट और दिखाते हैं किस तरह का प्रदर्शन दिखाया दोनों ही टीम्स ने। और उसके बाद फिर कोरोना की वैक्सीन के डर से जो देखिए सोना चांदी फिसला है, उसके ऊपर भी अगला शो हम पेश करेंगे। तो करीब 5% के रिटर्न्स मेरी टीम ने और 3.25% के रिटर्न्स नीरज की टीम ने कमा कर दिए। तो बढ़िया सेशन था। दोनों ही टीम्स के मिलाकर देखिए रिटर्न्स हमारे दर्शकों के काम आते हैं। क्विक हील 11%, केसीपी, एलटी फूड, चमनलाल सेठिया, आप देखिए चमनलाल सेठिया भी सर्किट टू सर्किट ही चल रहा है, जैसे मास्टेक चल रहा है पिछले कुछ दिनों से, और हम कह रहे थे कि 100 रुपए के ऊपर निकल जाएगा, तो देखिए अभी फिलहाल निकलता हुआ आपको नजर आ रहा है। एलटी फूड में भी अच्छी रैली आज के सत्र में देखने को मिली। तो चावल चाय वाली जो थीम है वो दरअसल चीनी वाली थीम वो आउट परफॉर्मेंस दिखा रही थी आज स्टॉक 2020 की टीम में। और यही बात सुबह सुबह देखिए 7:30 बजे बाजार खुलने से काफी देर पहले हम लोग कर रहे थे। मेजेस्को 5% का एक और अपर सर्किट, सयाद्री ये भी 5% का सर्किट वाला स्टॉक है और देखिए ये भी 5% ऊपर जाकर बंद हुआ। मवाना में 5% की तेजी, त्रिवेणी इंजीनियरिंग में भी करीब 9% की रैली आज के सत्र में देखने को मिली। तो अच्छा मुकाबला था, बढ़िया मुकाबला था और अच्छे मिड कैप्स में आज फोकस करने की राय थी। मिड कैप इंडेक्स हालांकि 1.25% नीचे है, लेकिन देखिए 2020 के रिटर्न्स बहुत ही शानदार निकल कर आए। लेकिन चलिए वीरू और मुझे दीजिए विदा, आप कहीं मत जाइए, आप बने रहिए सीएनबीसी आवाज के साथ, क्योंकि आप सोच रहे होंगे सोने में और करेक्शन कितनी देखने को मिल सकती है। अब ये जो वैक्सीन रशिया ने निकाली है इसका पूरा विश्लेषण होगा अगले शो में। तो कमोडिटीज पर फोकस होगा और आज फोकस होगा सोने और चांदी पर खास तौर पर। तो कहीं मत जाइए, देखते रहिए सीएनबीसी आवाज, देश का नंबर 1 बिजनेस चैनल।